MSMEs अपने आप को एंटरप्रेन्योर या ठाकुर समझते हैं शोले का, कि दुनिया के सामने स्टाइल मारेंगे कि यार मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम अ ठाकुर, यू नो, बट रियल लाइफ में उसके हाथ कटे हुए हैं। मेरे भाई हम सब इतने स्टूपिड है, वी आर टॉट टू कंपेयर आवर सेल्फ विद भिखारिस्तान विच इज पाकिस्तान। करेक्ट। आपको कंपेयर करना है, 3 कंट्री से कंपेयर करो, कंपेयर योरसेल्फ विद दुबई, सिंगापुर एंड चाइना। द वर्ल्ड विल बी इन अ प्रॉब्लम व्हेन द गुड पीपल आर साइलेंट। सो ट्रू। सबको गारंटी है कि ये जो हुआ कश्मीर में अब उसका तो हम बदला लेंगे, किसी को डाउट नहीं है। कोई डाउट। हम दांत कैसे साफ करते थे? चारकोल से। हमको बोला गया यूर इडियट्स, आप देहाती हो, यूज कोलगेट, और आज कोलगेट ही बोलता है क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? लोगों के सोच के साथ ना इतना ज्यादा खेला जा रहा है कि भाई जो हम बोल रहे हैं ना आप वो खाओ, जो हम बोल रहे हैं आप वो पहनो, जहां हम लोग चाहते हैं आप रहो, आप वहां रहना स्टार्ट करो, जहां खर्च करवाना हम आपसे चाहते हैं आप वहां खर्च करो, पैसे हमारे लिए कमाने हैं आप। इमेजिन करो डॉक्टर्स किडनी निकाल लेते गरीब पेशेंट्स का, पेशेंट को मालूम नहीं किडनी बेच दिया हुआ है। तो हमारे इमोशंस के साथ खेलकर लोग प्रॉफिट के बारे में ही बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने लास्ट ईयर 0 रुपीज पर्सनल इनकम टैक्स भरा। 0 रुपीज। Top of middle class in India and general category in India is to buy things from the rich so they grow. So true. To do EMIs so that they are fooled in the EMI trap, they keep working their entire life, and to give tax so that the poor enjoy. ये harsh reality है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि ना केवल एक बिजनेस कोच है बट ही इज समबडी हु इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर द इंडियाज बिजनेस स्पिरिट, मिस्टर बसेस गाला जी। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर हमारे व्यूअर्स को ना थोड़ा अपने बारे में बताइए। श्योर। जैसे हर बिजनेसमैन काम करता है तो चाहता है कि कोई उसका कान पकड़े, उसको आईना दिखाए, उसका हाथ पकड़ के बिजनेस में गाइड करे। और खास करके जो स्टार्टअप्स विच आर नॉट हाईली कमिंग फ्रॉम रिसोर्स बैकग्राउंड लाइक IITs और रिच फैमिलीज या MSME फैमिली बिजनेस, जिनके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और पैसा नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 10 डिफरेंट कंसल्टेंट्स और 10 डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो वो सिंगल पॉइंट हैंड होल्डिंग सोल्यूशन, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग चाहते हैं। तो माई कंपनी 39 Solutions ट्राइज टू प्रोवाइड दैट। स्ट्रगलिंग MSMEs को हेल्प करने के बारे में आपने सोचा, क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको ना इंस्पायर किया कि MSMEs आर समथिंग विच नीड योर गाइडेंस? ऐसा व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स 2013, एक चॉइस था कि या US में सेटल हो जाए, वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब था, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, गुड बोनस, या इंडिया में आए और फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करे। तो व्हेन आई केम बैक, जब मैंने खुद के घर पे देखा कि भाई हम जो लेवल के एजुकेशन कर रहे हैं, और यूजुअली हर एक का कहानी है दैट इन इंडिया पीपल विल स्ट्राइव एंड इन्वेस्ट मैक्सिमम इन चिल्ड्रन, पर वो आदमी खुद के ऊपर स्पेंड नहीं करेगा, खुद के लर्निंग पे नहीं करेगा, खुद के सिस्टम्स पे नहीं करेगा, मार्केटिंग पे नहीं करेगा। तो जब मैं आया तो मैंने बोला कि यार ये सब तो राइप फॉर डिजास्टर है। माई फादर, उनके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, हमारे कम्युनिटी में, मैंने सॉ लॉट ऑफ गुजराती, मारवाड़ी, बनिया, ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस। तो लगा कि भाई ये भले करोड़पति है, प्रॉपर्टी ले लिया, गोल्ड ले लिया, पर उनके बच्चे इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको टैलेंट नहीं मिलेगा। एंड ये 2008, 9, 10 का टाइम है जब फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये धीरे धीरे आ रहे थे। तो मुझे लगा भैया इनमें डिसरप्शन है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। So IT engineer from VJTI, research at IIT Bombay, very strong valuation background of CFA, FRM, worked on New York, London, Tokyo, तो ग्लोबल एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी भी है। तो मुझे लगा क्यों ना 1 point सोल्यूशन करके हम पायलट करें। सो फॉर द फर्स्ट 6 months वी डिड फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने सेमिनार्स लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट किए, और मुझे लगा इसमें वैल्यू ऐड है। फिर हमने एक मॉडल ऐसे रन किया कि यू पे व्हाट यू वांट। तो हमें पता चले मार्केट का प्राइस पॉइंट क्या है, तो हमें फिर एवरेज धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड पेइंग अस 20K पर मंथ, 30K पर मंथ, 50K पर मंथ। एंड फिर धीरे धीरे हमने हमारे प्राइस पॉइंट सेट किए। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट टिल डेट 55,000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने डीप कोचिंग किया है। अरे वाह। लाखों ने सुने रहेंगे बट डीप पेड कोचिंग किया है। इन एटलीस्ट 1450 कंपनीज को हमने डीप बोर्ड लेवल एडवाइजरी, हैंड होल्डिंग, फंड रेजिंग, ये डीप लेवल पे किया है। अरे लवली। जब आपने ये सारा देखा कि MSMEs में इंडिया में ना बहुत सारा डिफरेंट टाइप का ना इश्यू चल रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपने नोटिस किया हो कि इस पैटर्न की वजह से ना ये MSMEs ना फेल हो रही है इंडिया में? बिल्कुल। पैटर्न 2 है, उसे हम कहते हैं रामोका का। MSMEs अपने आप को एंटरप्रेन्योर या ठाकुर समझते हैं शोले का, कि दुनिया के सामने स्टाइल मारेंगे कि यार मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम अ ठाकुर, यू नो, बट रियल लाइफ में उसके हाथ कटे हुए हैं। गब्बर विच इज द कॉम्पिटिशन एंड डिसरप्शन ने उसके हाथ काट दिए। तो भाई उसके हाथ कटे हुए, एक हाथ बिजनेस मैनेज करते करते कट गया।
आप देखो टीम भाग जाता है, टीम नहीं है, वेंडर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, दूसरा हाथ कस्टमर को मैनेज करते करते कस्टमर आता नहीं है, आता है तो निगोशिएट करता है तो पेमेंट नहीं मिल रहा, और ये सब के सामने गब्बर विच इज द कॉम्पिटिशन डिस्ट्रप्शन वो बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है ये रामू काका वाला पैटर्न बहुत अग्रेसिव। एंड सेकंड पैटर्न जो आई थिंक वासु लग रही इज मोस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर MBA, एंड MBA का मतलब नॉट बाय एजुकेशन, ओके, दे आर नॉट एजुकेटेड, और एजुकेटेड उससे फर्क नहीं पड़ता। MBA एक एटीट्यूड है जिसे हम गुजराती में कहते हैं मुझे मने बहु आवड़े छे, मुझे बहुत आता है, ओके, बिकॉज दे आर MBAs, दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा दो पैटर्न रखते हैं, दे आर हंग्री एंड फुलिश। सो माई रिकमेंडेशन इज ऑलवेज स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। बट अगर आप MBA हो कि नहीं यार ये ब्लिंकिट जोमेटो टाइम पास है, ये जकरबर्ग टाइम पास है, ये मोटा भाई टाइम पास है, तो वो फंस जाते हैं। तो जितनी भी इंडियन बिजनेस फैमिलीज हैं, आप रिलायंस के बारे में बात कर लीजिए, अडानीज की बात कर लीजिए, ये लोग तो अपना ये सारी चीजें रिटेन करके बैठे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं? आप अंडरस्टैंड करिए, MSME के सामने द बिग हाउसेस आर देयर, वो इन्वेस्ट फैंटास्टिक करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड 4 की डिफरेंशिएशंस। नंबर 1, दे आर हंग्री एंड फुलिश। आज भी मोटा भाई दिन का 3 घंटा बुक्स पढ़ता है, क्या जरूरत है? पढ़ता है, वाई? बिकॉज दे वांट टू लर्न। सेकेंड रीजन जो अमेजिंग है, दे हैव एक्सपर्ट्स। आप देखिए तो IAS IPS जो अर्ली रिटायर्ड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलते हैं आप VRS ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, दे पे देम हैंडसमली। उनको 2 करोड़ के सैलरी देने में उनको झिझकता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि 2 करोड़ सैलरी देने के बाद हम 6 करोड़ का पगार दे सकते हैं। आई जस्ट गिव वन स्मॉल इनसाइट। अगर वो आपसे कुछ परचेस करते हैं, लेट्स से ये शर्ट परचेस करते हैं, आप जाओगे कि सर ये मेरा शर्ट 1000 रुपये का है, मैं आपको 40% मार्जिन दे दूंगा, इट विल बी फॉर 600। वो बोलते हैं नहीं, ये शर्ट का क्या प्लाई है, कितना कॉटन यूज होगा, इसका बटन कितना है, इसका कॉस्ट 150 है, 50 का माल है 200 में दे। तो दे हैव सो एक्सपर्ट्स हु नो द इंडस्ट्री, तो वो टीम में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, दे ऑलवेज थिंक ऑफ द फ्यूचर, वो हमेशा आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस क्या करते हैं मालूम है? दे फाइंड अ प्रॉब्लम, दे ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिग हाउसेस दे विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, और दे विल ट्राई टू एंटिसिपेट अ ट्रेंड। एप्पल की जरूरत थी वासु हमें लाइफ में? शायद नहीं। स्मार्टफोन क्रिएट किया गया और आज उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है 20 साल में। एंड फोर्थ थिंग विच मोटा भाई इन द बिग फैमिली हाउसेस कॉर्पोरेट हैव इज दे डू नॉट कम्पीट। हम छोटे आपस में लड़ते हैं जलसी के, यार गुप्ता का बेटा देख, शर्मा जी का बेटा देख, वो कोलैबोरेट करते। मुकेश अंबानी डिड नॉट वांट इलॉन मस्क टेस्ला का स्टारलिंक यहाँ पे आए, बहुत फाइट किया, गवर्नमेंट में भी रोका, गवर्नमेंट नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना, तो क्या किया मानो उसने? हाथ मिला लिया, आई हेल्प यू लॉन्च, दे कोलैबोरेट। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक है, डेटा तो इसके पास है, मार्क जकरबर्ग के साथ बहुत फाइट किया, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, शादी में बुला लिया, तो आज मार्क जकरबर्ग, मोटा भाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन तीनों मिलाकर AI इन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। सो दे आर कोलैबोरेटिंग, वेयरएज वी आर फाइटिंग। So because of these 4 things, that they are hungry, they keep learning, they have the best experts, they try to create future trends, they create trends, वो manipulate करते, they are master manipulators. Correct. And because they collaborate with giants, they are so successful. बस ये इस गाला जी ने ना इस पूरी कन्वर्सेशन का ना कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है, बिकॉज आज के पॉडकास्ट में मेरा जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो यही होने वाला है कि जैसे ये बिग फैमिलीज हैं ना, बिग बिजनेस फैमिलीज हैं, ये इंडिया में इंडियन सिटीजन्स के प्रेफरेंसेस, देयर लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, कौन सी कॉफ़ी उनको पसंद है, कॉफ़ी ही क्यों पसंद है, चाय क्यों पसंद नहीं है, इन सब चीज़ का ट्रेंड ना सेट कर रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारी पूरी लाइफ को ना एक पपेट की तरह घुमा रहे हैं। मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, मेरे वाइफ को कौन सी चीज़ें पसंद आएंगी, उसका ट्रेंड क्या सेट होने वाला है सोशल मीडिया में, किस टाइप का फैशन इंडिया में आने वाला है, दीज आर समथिंग जो वो लोग ना पहले ही डिफाइन करके बैठे हैं। आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग ये सब कुछ ही डिकोड करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर मेरे को ना बहुत सारे लीगल नोटिस आ जाने वाले हैं इसमें काफ़ी बिग फैमिली बिजनेस फैमिलीज की तरफ से, बट आई विल सी देम। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। यू वॉन्ट टू मैस अप विद मी, यू वॉन्ट टू मैस अप विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपोज। सर बात करते हैं इस टॉपिक पे, बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि बिग फैमिलीज ने ना उनको कैसे डोमिनेट किया हुआ है, कैसे सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे देखते हैं हमारा रियल एस्टेट। इंडिया में अगर आप देखोगे किसी भी मेजर सिटीज़ में चले जाओ, उनके आउटस्कर्ट्स में ना इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतने सारे फ्लैट्स बन रहे हैं,
इंडियन पॉपुलेशन तो उतनी ही है, ये फ्लैट्स क्यों बना रहे हैं ये लोग बाग? इतना बड़ा रियल एस्टेट का इतने सारे सोसाइटीज़ क्यों बन रही हैं, और उनमें से बहुत सारी खाली भी हैं। बिल्कुल करेक्ट। मुझे नहीं समझ में आया है आज तक कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड क्या है। वाई वी आर नॉट फोकसिंग एज अ पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर हमारे यहाँ कोई फोकस नहीं कर रहा है, बात कर रहे हैं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करने चले जाओ। ऐसा क्यों है? देखो, पहले इंडिया वॉज अ जॉइंट फैमिली, सहनशीलता थी, फिर बोला दिया इंडिपेंडेंस, ये वेब सीरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, फॉरेन फिल्म्स के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू इंडिपेंडेंस रो। इंडिपेंडेंस में भी आज इवन इफ यूर अ सिंगल सन, देखो अब ट्रेंड इन इंडिया इज मोस्ट पीपल ऑफ मोस्ट कल्चर रिलीजन वो 1 या 2 बच्चे ही करते हैं, वो भी पेरेंट्स के साथ रहते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई लाइफ में खुद का घर होना चाहिए, और कल्चरल प्रेशर बना दिया कि भाई तू पूरी जिंदगी मिडिल क्लास रहे, EMI चुका, लेकिन खुद का घर होना चाहिए, तब तक आप उनको लड़की नहीं देते। तो ये एक जो कल्चरली सोसाइटी प्रेशर बनाया है, इसके कारण काम हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर आज जिसमें आप कलर पेंटिंग कर सकते हो। अभी कलर पेंटिंग मतलब ब्लैक टू व्हाइट बोले तो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग व्हाइट में कर सकते हो। आज भी ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कैश जनरेट होता है, कैश लगता है। आप फ्लैट बेचोगे 2 करोड़ का, तो उसका ऑफिशियल प्राइस आप 1 करोड़ रखोगे, बिकॉज टैक्सेस आर ह्यूज, उसके बारे में श्योर बाद में बात करेंगे। 1 करोड़ कैश आता है, और वो 1 करोड़ कैश ज्यादा का है, बिल्डर क्या करेगा कैश का, वो खिलाने पिलाने में जाता है। सो रियल एस्टेट रहेगा तो भाई मशीनरी ऑफ इलेक्शंस, ब्यूरोक्रेसी, म्हाडा ऑफिशियल्स या जो भी आपके हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसीज है, उनका एलिजिडली घर चलेगा। ओके, एक ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, आप समझ लो रियल एस्टेट में 2-3 फेमस नाम ले लेते हैं। ऑलराइट, DLF टू बिग टू फेल हो गया, एक पूरा सिटी DLF ने डेवलप किया, टुडे ही इज अ मल्टी मिलियनर। और एक नाम ले लेते हैं, बहुत फेमस बीजेपी के मिनिस्टर है मंगल प्रभात लोढ़ा, अगर आपने नाम सुना तो, लिस्टेड कंपनी उनका, he is Bombay based, Jain based, very good today. I think he has a good level of ministry also. मंगल प्रभात लोढ़ा ने करोड़ों के घर बेचे, और लोढ़ा ग्रुप ने बेचे, और उन्होंने इतने हाइप किए, द क्वालिटी आप अगर आप देखोगे ना तो आप रोगे। पीपल आर पेइंग 8 करोड़ 10 करोड़ एंड द फ्लैट इज डीकेइंग इन 1 year, और ये केसेस वो दबा देते हैं बिकॉज दे आर सो वेल कनेक्टेड। तो रियल एस्टेट में ज्यादा कौन है? दे आर डायरेक्टली पॉलिटिशियंस, दे आर डायरेक्टली बिग एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग जाते हैं, और फिर उनके बच्चे भी वही फील्ड में आते हैं। तो रियल एस्टेट को चालू रखने का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक ही इंसेंटिव है कि भाई हमें हमारा कैशबैक मिले। इट इज अ गुड मनी जनरेटिंग सोर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको 100 करोड़ कमाना है बिना रियल एस्टेट या बिना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, पॉसिबल नहीं। इसको अब सेकेंड लेवल पे चले जाते हैं। बहुत क्लासिकल स्कैम है पूरे देश में, बॉम्बे में भी देखो, दिल्ली में देखो, रोड खोदे हुए रहते हैं। ओके, प्लानिंग तो है ही नहीं, पाइप डाला, वापस खोदो, वापस डालो, खोदो। अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे में तो कोविड के टाइम से ऑफिशियल BMC इलेक्शन ही नहीं हुए। ये हुए ही नहीं है कोविड के टाइम से। कोविड सॉल्व हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आ गया, BMC इलेक्शन ही ले रहे, BMC कमिश्नर भी नहीं है। सो देयर इज नो इलेक्टेड बॉडी, जिसको जो मर्जी आ रहा है बिना क्या अप्रूवल का वो टेंडर प्रोसेस दे रहे, करोड़ों का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, रोड बना रहे। ओके, अभी अच्छा है बुरा है भगवान जाने, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि रोड बनाने में जो एजेंसीज है वो डिफॉल्ट करते, वो डिफॉल्ट करके उनको पेनल्टी मारते, और वो वही एजेंसीज दूसरे कंपनी से करके वही रोड बनाते। यानी इट इज लाइक अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। आप रोड बनाओ और हर साल उसका मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट दो। 2 प्रोजेक्ट्स विच इज प्राइड ऑफ इंडिया, अगर आपने सुना रहेगा, एक है कोस्टल प्रोजेक्ट, विच इज अंडर वाटर जाता है, और बहुत ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। 1 साल के अंदर कोस्टल प्रोजेक्ट पानी टपक रहा है। ओके, हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा बैशिंग भी करूंगा बिकॉज मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वी आर सो स्टूपिड एज इंडियंस, मेरे भाई, हम सब इतने स्टूपिड है। वी आर टॉट टू कंपेयर आवरसेल्फ विद भिखारिस्तान विच इज पाकिस्तान। करेक्ट। ओके, किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वो आपका कंपेरिजन है ही नहीं। आपको कंपेयर करना है 3 कंट्री से कंपेयर करो। कंपेयर योरसेल्फ विद दुबई, सिंगापुर एंड चाइना। बिल्कुल, तीनों हमारे लेवल के ही थे 1960s 70s 80s में, हमारे लेवल के भी नहीं थे। yes. हाँ बिल्कुल। और आज कहाँ पे? अच्छा, चाइना के पास तो चलो बहुत बड़ा है, डेमोक्रेसी नहीं। आपने को पॉपुलर देखो सर, कमेंट्स में आएगा आपको बात, डेमोक्रेसी में नहीं, तू तानाशाही। इधर क्या डेमोक्रेसी है? 10 करोड़ का फ्लैट लो आप गुरुग्राम में, रोड है, हवा है, बारिश के टाइम पे पानी इतना भर जाता है, गाड़ियां, क्लीन वाटर नहीं है, एजुकेशन बेनिफिट नहीं है, और किसी को कुछ बोल लो तो अगले दिन ईडी रेड, लीगल नोटिस है। तो इनडायरेक्टली इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। मैं प्रूव भी कर दूंगा, ये आपका टॉपिक है, बट लेट अस कंप्लीट दिस थिंग। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज एन ओलिगार्की के 5 लोग पूरे देश चला रहे। ये इसमें हम प्रूव भी करेंगे, और ये देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, ये जो आपने BMC वाला जैसे बताया ना, ऐसे ही, बिकॉज मैं फरीदाबाद से हूँ ना, तो मैं फरीदाबाद का आपको एग्जांपल बताता हूँ।
जिस फरीदाबाद के सेक्टर 8 में मैं रहता हूँ, हमारे वहाँ पे जो सेक्टर के रोड है ना, सेक्टर का एक मार्केट होता है, सेक्टर का जो मार्केट होता है हमारे वहाँ सेक्टर 8 की एक मार्केट है जिसमें आप गाय घूमती हुई देख लोगे, कचरे के ढेर देख लोगे, जो रोड है उनसे जो सीवेज पाइपलाइन डला है ना और उसका जो होल होता है जिससे अंदर के थ्रू पानी अंदर जाएगा वो इससे 9 इंचेस ऊपर है। अब जब बारिश होगी तो पानी भरेगा, जब वो 9 इंच ऊपर है तो उसके अंदर पानी तो जा ही नहीं सकता है। जब वो पानी जाएगा कहाँ खड़ा होगा? रोड पे खड़ा होगा। रोड पे खड़ा होगा तो लोगों को आने जाने में परेशानी होगी और सबसे बड़ा ट्रबल रोड 1 साल में नहीं 2 साल में खराब हो जाएगा पूरा। उसके बाद सफाई के नाम पे ये वो बात है जो ना मैं बहुत खुल के, हालांकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट मैं खुल के बोलना चाहता हूँ ये वाली बात कि प्रॉब्लम कि उनकी तो है ही, क्योंकि उन लोगों को तो बेनिफिट मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिजनेस फैमिलीज को इस बात से, क्योंकि सफर कर रहा है मिडिल क्लास मैन या लोअर मिडिल क्लास पर्सन। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं इनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि भैया तुम लोगों की वजह से इतने लोग परेशान है, वो लोग तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, तुम्हारी सैलरी आ रही है, इलेक्शन से पहले सफाई हो जाती है, जिस दिन कोई मिनिस्टर आ रहा होता है उस दिन सफाई हो जाती है रोडों की, और ये काम करने वाले होते हैं ये होली दिवाली की जैसे 3-4 दिन पहले आना स्टार्ट करते हैं जिससे उनको वो बख्शिश मिल जाए इन लोगों की, दैट्स इट। इसके अलावा घंटा कुछ काम नहीं करते और इन लोगों को घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। गलती उनका नहीं है। There's a very famous quote, Vasu. The world will not be in a problem when bad people are bad. The world will be in a problem when the good people are silent. So true. हम लोग चुप है, हमें सिखाए जाते हैं मत पढ़, पंगा मत ले, क्या फर्क पड़ता है, अपना घर तो अच्छा है, छोड़ दे तो अपना करियर देख, हमें सिखाया जाता है। बिल्कुल। Who is one of my favorite characters in Ramayana? It's a very inspiring story. It is Jatayu. उससे मालूम है कि भाई रावण मेरे सामने है, रावण के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, I'll die. He still went and fight for what is right. कि भाई मेरे नजर के सामने मेरे किंगडम के थ्रू या मेरे एरिया के थ्रू एक अनप्रोटेक्टेड एक लेडी को त्रास दिया गया है, I will fight even if I die. And that is why Jatayu is immemorial. We need to become Jatayu. We need to raise और आज बहुत प्लेटफॉर्म्स है। देखो आज गवर्नमेंट RTI को उन्होंने कट कर दिया। हमारा एक टूल था RTI, पता भी नहीं चला, कट हो गया, पता भी नहीं चला, सब सो रहे हैं। हाँ। वो डिजिटल प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी के एक्ट में अब RTI के खिलाफ आप डेटा निकालो और उसमें जरा भी अगर मेरा प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है तो मैं उल्टा आपको पर करोड़ों का केस ठोक के आपको जेल में डाल दूंगा। 300 करोड़ से स्टार्ट किया उन्होंने पेनल्टी। यानी क्या ये नॉनसेंस है, एंड पीपल आर नॉट अवेयर। हमको एक कुछ भी हो जाता है तो वी कंपेयर विद भिखारिस्तान या तो रिलीजन और या तो देशभक्त। And I'm telling you, some views I accept, some views I don't accept. It's okay, but I respect you. I love मोदी जी, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। I respect him, मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है, बट मोदी जी शायद भगवान नहीं है, शायद क्या भगवान ही नहीं है, कुछ चीज बुरे उनके। तो हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं रख सकते कि वेयर वी कैन क्रिटिसाइज आवर हीरोज। करेक्ट। क्रिटिसाइज किया तो तू गद्दार है, हाँ, तो देशद्रोही है। आप मोदी जी के बारे में, बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में ना क्वेश्चन कर दो, आपको 1 सेकंड में ना कमेंट में आने लग जाता है, लोग बोलेंगे भाई पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाए पाकिस्तान? भलो मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ भाई, नहीं जा रहा मैं पाकिस्तान। आई एम बॉर्न हेयर, मैं यहाँ की बात करने वाला हूँ, नहीं बात कर रहा मैं पाकिस्तान की। चले जा भाई, तू चला जा, तेरे को अगर ज्यादा लगाव चल रहा है तो तू चला जा। Make our leaders accountable. So true. Too much power is bad. मैं 2 सेकंड में प्रूव करता हूँ। मोदी जी के 2 स्ट्रेंथ्स और 2 बड़ी वीकनेसेस। Let's have a very fair discussion. हाँ। पहले कांग्रेस के राज में टेररिस्ट अटैक भी होते थे, आज भी हो रहे, कम हो रहे बहुत। पहले होता था तो हम USA बचाओ, यूनाइटेड नेशन बचाओ, आज USA यू माइंड योर बिजनेस, वी नीड योर सपोर्ट, हम अपना कर लेंगे बिल्कुल। सबको गारंटी है कि ये जो हुआ कश्मीर में अब उसका तो हम बदला लेंगे। किसी को डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। मुंबई में 2008 में इतना दर्दनाक अटैक हुआ था तो सब तभी कुछ एक्शन नहीं ले पाए, तो ये एक स्ट्रेंथ है। सेकंड, हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग क्या हुआ यार। सो ट्रू भाई, हम रियलाइज नहीं करते वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज। पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसका आइडियोलॉजी है टू ब्रेक अस, अफगानिस्तान तालिबान अनस्टेबल, चाइना दे वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, और इंडिया एक थ्रेट है उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली नेपाल जो हमारा दोस्त था, चाइना ने उसको पैसा देके उसको भी ज्यादा उसकी तरफ कर दिया। बिल्कुल, व्हिच इज सो डेडली। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैं भी रिसेंटली अभी नेपाल गया था, मैंने बताया वहाँ पे क्या देखा, जो स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट पे जो साइन बोर्ड्स है ना, एक उसमें लिखा हुआ है नेपाली भाषा में, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड, और एक चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी को उन्होंने हटा दिया है वहां से। साइन बोर्ड, कैन यू इमेजिन, साइन बोर्ड चाइनीज लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग। एंड वी आर सराउंडेड बाय आवर प्रॉब्लम क्रिएटर्स। बांग्लादेश, दे हैव नो ग्रैटिट्यूड कि भाई एक टाइम पे जब उनकी माँ बेटियां का रेप हो रहे थे, किल हो रहे थे, वी हेल्प देम गिव फ्रीडम। आज उल्टा उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, हम 7 स्टेट्स को अटैक करेंगे। तो ठीक है भाई, वी हैव टू एक्सेप्ट जो है रेडिकलिज्म है। श्रीलंका एक पोर्ट चाइना को है,
सो वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज. मॉलडीव्स एक टाइप पे अपना बेस्ट फ्रेंड था, अब चाइना कर दिया. बिल्कुल. तो अगर अपने पे अटैक होगा ये चारों तरफ से, ऑलरेडी आज पाकिस्तान में टर्की का वॉर प्लेन आ गया है, इनका वॉरशिप भी आ गया है, मलेशिया इज ऑल्सो देयर. तो आप देख लो शायद ग्रुप ऑफ सम इस्लामिक कंट्रीज. तो मोदी जी ने इसको अच्छा काउंटर क्या किया. दुबई इज अ फ्रेंड, सऊदी द हब ऑफ मक्का मदीना इज आवर फ्रेंड, करेक्ट, मोर टुवर्ड्स अस. यूएसए पॉजिटिव, इतने टाइम से पाकिस्तान था. यूएसए रशिया को बैलेंस कर दिया, उन्होंने बोल दिया रशिया के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है. ऑस्ट्रेलिया, जापान, सो ही हैज आल्सो मेंटेन रिलेशन कि अगर कुछ एस्केलेट होता है तो आई थिंक 2 थिंग्स आर फैंटास्टिक. डिफेंस के लिए, नेशनलिज्म, प्राइड के लिए ही इज डन अ लॉट ऑफ थिंग. अब 2 चीज नेगेटिविटी, ये हमको सुनना चाहिए. इट इज आवर मनी एंड आई विश मोदी जी और करे फॉर माई कंट्री, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर ऑल ऑफ अस. एक बहुत अच्छी स्कीम्स लाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फैंटास्टिक स्कीम. लेट्स अज्यूम उसमें 100 रुपए गए, बजट आया, 100 रुपए का एलोकेशन पूछो आप. हम पूछ नहीं सकते, नहीं मोदी जी हमारा भगवान. पूछो. जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा 80% ऑफ द मनी वाज यूज्ड इन होर्डिंग्स. और होर्डिंग्स में कोई बेटी का फोटो ही नहीं है, मोदी जी का फोटो भाई. तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा. आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी है, जो दिखता है वो बिकता है, बट दिस इजंट दिस बैड. कितनी बेटियों आपने बचाई है, कर रहे मेहनत. कोविड के वैक्सीन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट में किसका फोटो? मोदी जी का फोटो. हाँ. राम मंदिर के ओपनिंग में किसका फोटो? राम मंदिर के मूवमेंट में एल.के. अडवाणी हैड अ बेटर रोल, ही वाज नॉट इवन इनवाइटेड. तो ठीक है, हर जगह वो मार्केटिंग हैमर कर करके इसलिए उनको थोड़ा सेटबैक मिला. अब की बार 400 बार 240 पे आ गए. व्हाई डोंट वी आस्क? और एक चीज बोलता, व्हाई डोंट वी आस्क? आई लव हिम, आई एम टेलिंग यू, बट आई आल्सो वांट द राइट टू चैलेंज हिम सो दैट वी कैन बी बेटर. सो ट्रू. ओके, एक पीएम केयर्स फंड डोनेट किया आपने शायद, मैंने तो बहुत किया. मैंने अपने ग्रुप को भी बोला यार, इट इज आवर ड्यूटी, करो. पता चला इट इज आरटीएस. आप पूछ ही नहीं सकते कितने पैसा है. फिर पता चला वो गवर्नमेंट फंड ही नहीं है, वो प्राइवेट ट्रस्ट है. नाम है पीएम केयर्स फंड और है प्राइवेट ट्रस्ट. वो पैसे का क्या हुआ? क्या हमें हक नहीं हमारे गवर्नमेंट से पूछना है हिसाब दो? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? जैसे पूछोगे यू डोंट लव अ कंट्री, तू देशद्रोही है. और गवर्नमेंट से ज्यादा हमारे कुछ स्पेशल भक्त्स, आई लव, अरे ट्रस्ट मी, मैं जितना हिंदुत्व, जैनिज्म, धर्म और संस्कार के लिए बोलता हूँ और करता हूँ, शायद ये लोग बैठ के भी नहीं करते. बट क्वेश्चन करना ये हमारा हक है. बिल्कुल है. एंड आई ट्राई टू टेल यू वन रियल लाइफ स्टोरी. ये अगर ऑडियंस जान जाएगा तो जाग जाएंगे, मेरा देश बचेगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द प्रिजनर्स डायलेमा. सुना है आपने? नहीं. इट्स अ मूवी, इट्स एन एक्सपेरिमेंट. 20-30 बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स इन अ कॉलेज, उनको बुलाया, टेम्पररी एक प्रिजन कंडक्ट किया. ये ध्यान से सुनना कि भारत में यही हो रहा है. रैंडमली 10 जन को बोल दिया आप जेलर हो, रैंडमली आपको ये प्रिजन मैनेज करना है. और 20 जन को बोल दिया तुम कैदी हो, जाओ जेल में. और एक ही कंडीशन था, तुमको जो रूल बना है तुम रूल बनाओ. हम ये एक्सपेरिमेंट 30 डेज के लिए करेंगे, खिलाना पिलाना मिलेगा. ये एक्सपेरिमेंट को 3 दिन में रोका गया. एक आदमी ने सुसाइड कमिट कर ली, एक आदमी पागल हो गया. क्या हुआ? क्योंकि बिकॉज देयर वर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, अनलिमिटेड पावर क्रिएट्स मॉन्स्टर्स. वो जेलर्स ने रूल बनाया कि अगर तुम हमको देख रहे हो तो तुम हम खाना नहीं देंगे. अगर तुमने ऊंचे से आवाज की तो हम तुमको कपड़े उतार के आपको मुर्गा बनाएंगे. यानी उन्होंने साइकोलॉजिकली इतना टॉर्चर किया. दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. बेस्ट फ्रेंड को आपको अननेसेसरी पावर मिल गया तो आपने अब्यूज किया. जिसका नेचर ये बोलता है कि अननेसेसरी पावर और अनचैलेंज किया हुआ पावर विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स. आप इनके खिलाफ कोई अच्छा आदमी बोल दे तो लीगल नोटिस है या दर्द है या धमकी, ये होता है. तो भाई चैलेंज करना सीखो, बिकॉज इफ यू डू नॉट चैलेंज यू आर क्रिएटिंग मॉन्स्टर्स. सो ट्रू. कमिंग बैक टू दिस रियल एस्टेट स्टोरी, अभी रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे तो किसी को घर खरीदना है, मान के चलते हैं 1 करोड़ का घर खरीदना है. पहली बात तो आपने 1 करोड़ रुपए के क्या करोगे? अपना बैंक लोन लोगे. तो आप ऑफ कोर्स बैंक में सबको पता है, या तो पॉलिटिशियंस के पैसे लगे हुए हैं प्राइवेट बैंक्स में, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पैसे लगे हुए हैं. ठीक है. आप डेप्ट के ट्रैप में फंस गए हो. अगेन इनडायरेक्टली पैसा फिर से उन्हीं बिजनेस फैमिलीज के पास जा रहा है. आपने घर भी उन्हीं से खरीदा था, वहां से भी पैसा, आपका लोन भी उन्हीं का चुका रहे हो. एंड ऑफ द डे जो मुझे लगता है जहाँ पे इंडियन सोसाइटी को तोड़ा है ना इन लोगों ने, दैट इज कि जैसा आपने बड़ा अच्छे से बोला कि यार अगर मेरा एक बेटा है ना, तो सबको पता क्या लग रहा है कि भैया मेरा खुद का घर होना चाहिए. एक ना दिमाग में ना धीरे धीरे ये चीज़ घर कर दी उन लोगों ने. रोटी कपड़ा और मकान चाहे छोटा ही हो पर अपना हो तो अच्छा है. ये ना ऐसे ऐसे लोगों के अंदर ना इतना इमोशनली डाल दिया है कि
अगर आप एक घर अलग लोगे, फर्नीचर लोगे उसके साथ रॉ मटेरियल से लेके हर सारी चीज़ों का आप खर्चा करोगे, अलग से आपका राशन का बिल आएगा, बिजली का बिल अलग से आएगा, पानी का बिल अलग से आएगा। तो एंड ऑफ द डे एक होल इकोसिस्टम बनाया गया है जिसके ना आपको ही ना एक और नया असेट बना के रख देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, निर्मलता भी खड़ी है। हाँ, निर्मलता ही खड़ी है। आप पैसे कमाने लग जाओ तो वो आपसे वैसे भी इनकम टैक्स ले रही है, कभी कुछ ले रही है। 52% ऑलमोस्ट हमारी सारी अर्निंग का हम लोग कर लेते हैं। प्लस जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कोई भी मिडिल क्लास पर्सन जिसकी 1 लाख रुपए भी सैलरी होगी ना, वो एक नॉर्मल अच्छी सोसाइटी में फ्लैट भी ले सकता है। कहीं 1.5-2 करोड़ से कम का नहीं है। 2 करोड़ का मतलब भी क्या हो गया, अगर मेरी महीने की इंस्टॉलमेंट भी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए नहीं आएगा तो मेरे को 200 महीने लगेंगे। 200 महीने समझ रहे हो, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, दैट इज प्रिंसिपल के लिए, और 100 महीने जोड़ दो 300 महीने, यानी जिंदगी खत्म हो गई। 25-30 साल हो गए। 25-30 साल में जिंदगी भर उनके लिए पैसे कमाता रहूंगा। यानी आज यही हो रहा है, हस्बैंड वाइफ आर फोर्स्ड टू वर्क। तो एक तो हमारा कल्चर खराब हो गया। आई डोंट जज, इट इज वुमेन्स कॉल, बट प्लीज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट वो वुमन जो हाउस वाइफ रहते हैं और मॉम रहते हैं। दे आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। उनके लिए रिस्पेक्ट, उनका चॉइस है, दे वांट टू वर्क, स्वागत है आपका। बट अगर वो हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। आप मेड का, कुक का सैलरी ऐड कर दो, सबका नैनी वैनी का सैलरी कर दो, तो वो भी 70-80,000 का पोजीशन है भाई। हम हमारी मम्मी का रिस्पेक्ट नहीं करते, हम गधे। तो हमने तो फोर्स कर दिया भाई, माँ और बाप को दोनों को काम करना है। तो एक तो बच्चे का संस्कार हिल गया, बच्चे को पीयर प्रेशर आ गया, वो खानी बाद में लेते हैं, और उनका 80% काम तो EMI चुकाने में गया। बिल्कुल। अब देखो, आपका आज का मिडिल क्लास EMI जीव है। आपको आईफोन लेना है, आपको इतना प्रोग्राम किया उन्होंने कि आईफोन नहीं लेगा तो या तो यू फ्लॉप इन लाइफ। और आईफोन भी ऐसा है कि 3 साल के बाद जानबूझ करके इतना स्लो कर देते हैं कि तुमको नया लेना पड़ेगा। उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, कपड़े लेने हैं तो कपड़े या तो मिंत्रा पे सेल पे लेना है, फोमो करना है, अननेसेसरी कपड़े। आजकल तो नया ट्रेंड आ गया शीन का, क्या है वो ट्रेंड, फास्ट फैशन, पहनो फेंको। अर्थ का कौन सोचेगा भाई? हाँ, आप ग्रीन बोलते हो, सेव मदर अर्थ बोलते हो, कौन सोचेगा? आप 1 साल में 10 शर्ट लेके फेंक रहे हो, क्या हो रहा है इकोसिस्टम का? आपके अच्छा, मोबाइल मोटा भाई ने पहले फ्री दिया, और अब पूरे शादी का खर्चा जितना होता है उतना क्वार्टरली प्रॉफिट है। ओके, IPL इतने टाइम से फ्री था, आज IPL देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आपके लाइफ का पैदा होने से लेके, खाने पीने से लेके, कपड़ा पहनने तक, मरने तक, हर इकोसिस्टम में कॉर्पोरेट हाउसेस और पॉलिटिशियन कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली यू आर अ माइस फॉर देम, यू आर एक्सपेरिमेंट फॉर देम। आपका सांस लेना और जीना भी उनको रिच करने के लिए है, ये समझ। बिल्कुल। अगर आप देखोगे, जो कि अगला बड़ा सेक्टर है जिसके लिए मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम रियल एस्टेट के बाद मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर एक्चुअल में आपके हिसाब से क्या पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया गया कि या बस उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं? एक्चुअली थीम बहुत अच्छा है। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉजिटिव्स। मैं बहुत बैलेंस अप्रोच से बात करता हूँ वासु। एक आदमी अगर इंश्योरेंस लेता नहीं है और अगर घर पे 25 लाख का खर्चा आता है तो एक मिडिल क्लास 2-3 साल पीछे रह जाता है। फैंटास्टिक, इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इसको कॉर्पोरेटाइज किया और इसमें बैंक जुड़ गए, तो पहले तो अननेसेसरी सेलिंग कर दिया। फिर इंश्योरेंस का मतलब है प्योर रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस को बोल दिया उन्होंने मनी बैक, इनकम जनरेट करो, तो प्रीमियम बढ़ा के जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो आपको प्रेशर कर रहे हैं। जैसे आजकल आप एक्टर्स के ऐड देखेंगे कि इंश्योरेंस भी ले लो और 10 साल में पैसे वापस ले लो। यू आर एन इडियट। उसका प्रीमियम डबल है, वो जो पैसा बच रहा है उसमें FD में डाल दे, गोल्ड में ले ले, SIP कर ले तो और पैसे मिलेंगे। बट नहीं, तो इंश्योरेंस जिस तरह मिससेल हो रहा है वो बहुत गलत है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स की जो टर्म्स कंडीशन है वो आपसे 200 पेज साइन कराते हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं, किसी कोई नहीं, 99.9 किसी ने पढ़ा नहीं है। उनको क्लेम पास नहीं करना, नहीं करेंगे। अब कोविड के टाइम पे मेरा फैमिली मेंबर बीमार है, आप पूरा क्यों पास नहीं कर रहे हो? 20 साल से मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, क्यों पास नहीं कर रहे हो? नो वन हैज आस्क्ड देम द क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछना? हॉस्पिटल जिसमें मिले हुए हॉस्पिटल पूछते भाई इंश्योरेंस है, बिल मोटा चट्टा आ गया भाई। तो ये पूरी मिली भगत है। एंड सबसे लास्ट है कि मिससेल करके, डर करके बेचना। बेचारा बैंक्स में जब इंश्योरेंस बिका था तो एक प्रोडक्ट था यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस। वो लोग क्या बोलते थे कि आप ये ले लो, ये आपको स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी देगा, टैक्स भी बचाएगा और इंश्योरेंस भी लेगा। यूलिप में उन्होंने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, मैं खुद इतना इंटेलिजेंट होके वासु, मैं खुद इडियट बनाऊं, 10 लाख का प्रीमियम चुका इस साल का मैंने, 10 लाख का। बाद में पता चला 40% कमीशन मिलता है इनको। भाई आप कमीशन कमाओ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फूलिंग अदर्स। जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, ऑफ कोर्स जब वो आपसे वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं पढ़ा के दे रहा है आपको, असली गेम आता है इन सब का, इंश्योरेंस कंपनीज का, जब आप क्लेम करने बैठते हो। क्लेम के टाइम पे है ना। मेरे साथ ना एक अभी रिसेंटली मेरे एक नॉन में एक इंसिडेंट हुआ। एक्सप्रेस हाईवे के आसपास देयर वाज दिस गाय
जो कि एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे साइन वाइन उसने नहीं देखा हुआ और बिल्कुल उसके डेड एंड पे ही ना जाके उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, दिस गाय पास्ड अवे। अब इंश्योरेंस कंपनी पता है क्या बोल रही है कि भैया एक्सप्रेस हाईवे पे तो बाइक अलाउड ही नहीं है, अगर अलाउड ही नहीं है तो भैया हम लोग इंश्योरेंस पास नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स। टेल मी वन थिंग, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए हैं? जिस टाइम पे ये एक्सप्रेस हाईवे बना था उस टाइम पे तो किसी ने पूछा नहीं कि भैया इसमें इतनी लाइट क्यों नहीं लगी है, यहाँ गड्ढे क्यों हैं, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग क्यों ठीक नहीं हुई है, क्यों ये कर्व गलत जगह पे दिया हुआ है। ये इस बात के लिए तो उनसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी से जाके पूछने वाला नहीं है। अगर जिसकी गलती से एक्चुअल में जाके वो एक्सीडेंट हुआ तो भैया उससे पैसे दिलवाओ ना। बिल्कुल। पर फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एग्जैक्टली, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का है। थोड़ा बैलेंस इसमें मैं अगर कहता हूँ तो आजकल कंज्यूमर कोर्ट्स आर गेटिंग स्लाइटली मोर इफेक्टिव, नॉट वेरी मच बट दे आर गेटिंग इफेक्टिव। काफी टाइम पे अगर ऐसे केसेस पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो थोड़ा मेहनत लगेगा पर राहत मिलता है, बहुत केसेस है। और इंश्योरेंस में ऑफ कोर्स इफ यू नो द एजेंसी IRDA करके, उसमें एक ऑम्बड्समैन है, वो भी फाइट करके रिलीफ दिलाता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आप जो लेटर ऑफ द लॉ है उसमें चुके हो, जैसे सुसाइड के आपको पैसे नहीं मिलने वाले, फॉर एग्जांपल आपने स्मोक किया नहीं मिलने वाले, बट यूजुअली कुछ नॉर्म्स होते हैं कि 5 साल 7 साल प्रीमियम को हो गया तो दे विल ट्राई टू गिव। तो नॉट एवरीवन इज आउट टू चीट यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है एट एनी कॉस्ट, और क्लेम्स ना पास करना प्रॉफिट का एक रास्ता है। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल रेगुलेटरी एजेंसीज। रियल एस्टेट स्कैम है, लोग बिल्डर्स को चोर बोलते हैं, मैं भी बिल्डर हूँ भाई, तो आई अंडरस्टैंड, सब बिल्डर्स चोर नहीं है, इवन वी हैव अ गुड रियल एस्टेट प्रेजेंस। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए रेरा आया, इफ यू हर्ड रेरा, टूथलेस, क्या इंप्रूव हुआ? हल्का कुछ प्रेशर आया। रेरा में पहले कंडीशन डाला था कि आप टाइमलाइन डालो बिल्डिंग का कब तक खत्म होगा तो पेनल्टी डालेंगे। रेरा एप्लीकेशन में वो टाइमलाइन डालते 99 ईयर्स, जा उखाड़ जाओ उखाड़ने। इज इट दिस जॉब ऑफ द रेरा टू टेल देम भाई 5 साल डाल 7 साल डाल? हाँ। अच्छा, shouldn't there be a website on रेरा saying that ये लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स और ये ब्लैक लिस्टेड बिल्डर्स है? हाँ। आई नो बिल्डर्स जो रेरा के और कोर्ट के नॉर्म्स फ्लाउट कर रहे हैं और अय्याशी से मर्सिडीज 7 क्लास में, BMW 7 क्लास में, मर्सिडीज S क्लास में घूम रहे, वेकेशंस कर रहे हैं, और टेनेंट का 20-20 साल का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ और उनके पैसे से ऐश कर रहे हैं, उनका बाल भी बाका नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय पावरफुल पीपल। राइट फ्रॉम ये पूरा मैकेनिज्म है, पुलिस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एवरीवन इज थॉट। और आदमी क्या सोचता है मालूम है? जैसे मैंने बोला छोड़ना, एक आदमी बड़बड़ करता है, बाकी क्या बोलते हैं, बिल्डर से पंगा मत ले, वो करके देगा, सर मेरे को करके दो, मेरे को करके दो। उनको अक्ल नहीं है। आपने एक वीडियो देखा रहेगा नेशनल ज्योग्राफी पे, लायन कमिंग अटैकिंग वन बफेलो, सडनली 7 बफेलोज कम टुगेदर एंड चार्ज द लाइन, लाइन की फट जाती है, लाइन को एक पियर्स भी करता है। बिल्कुल, वी आर दोस बफेलोज। हम ये सोचते मुझे खाएगा, हम इंडिविजुअली भागते और लाइन एक को खा के मारेगा। साथ में खड़े रहो, क्वेश्चन वो तो रेरा का क्वेश्चन होना चाहिए कि रेरा का क्या इफेक्टिवनेस है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कितने बिल्डिंग्स 10 साल में नहीं बनी। कोई भी प्रोजेक्ट को 10 साल के ऊपर लगना ही नहीं चाहिए अगर वो 20 माला का प्रोजेक्ट है। हाउ कैन यू अलाउ अ प्रोजेक्ट टू से 99 ईयर्स? क्या लॉजिक है? तो फिर रेरा टूथलेस ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा मुझे बोलो, ये प्रोविजन अवेयरनेस भी नहीं करते। रेरा में एक प्रोविजन है कि आप घर ले लो, घर के अंदर 5 साल के अंदर अगर कुछ मेजर डैमेज या लीकेज या कुछ भी क्राफ्टमैन का या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का है, बिल्डर हैज टू reimburse you or make it at cost for you within 30 days. Okay. अवेयरनेस है आपको? नहीं। अच्छा, आपने कंप्लेंट किया, बिल्डर ने जवाब नहीं दिया, आपने रेरा को कंप्लेंट किया, रिसीव ही नहीं हुआ, क्या फायदा ये प्रोविजन का? बिल्कुल। वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड आवर गवर्नमेंट एजेंसीज नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग। एक एजेंसी है जिसके लिए मुझे बहुत गुस्सा है, आपको मालूम है रिसेंटली गूगल की हालत खराब है। यूएसए में एंटी ट्रस्ट एजेंसीज होती है, एंटी ट्रस्ट एजेंसी हुई है। हाँ, बिल्कुल। गूगल को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना सर्च इंजन बिजनेस बेच दो, हाँ, या अपना और बिजनेस बेच दो क्योंकि आप बहुत मोनोपोली कर रहे हो। बिल्कुल। अभी इमेजिन करो सर्च इंजन बिजनेस बेच देगा तो गूगल खत्म हो गया। बिल्कुल। तो गूगल इज नाउ ट्राइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन। मुझे बताओ कौन से लॉजिक से आप हर इंडस्ट्री में मोनोपोली अलाउ कर रहे हो? मोबाइल इंडस्ट्री, जियो एयरटेल 2 ही है, वोडाफोन आइडिया तो मर चुका है, गवर्नमेंट सपोज रहा है। हाउ कैन यू नॉट पिनलाइज जियो? मैं रहता तो जियो को पिनलाइज करता। चलो आप बोलते वहां पे मर्जर नहीं है, जियो डिज्नी हॉटस्टार, हाउ कैन यू अलाउ द मर्जर? आप सोचो, आईपीएल आप फ्री में देख रहे थे, आज आईपीएल देखने का पैसा ले रहे आप। एड्स पहले कभी भी हॉटस्टार डिज्नी पे नहीं आ रहे थे, हर 2 मिनट में एड्स आ रहे, दादागिरी है भाई। बिल्कुल। So what is our government agencies and all and people are not able to say anything. So I hope this acts as an awareness. Start questioning your. पर ये ना, अगर मेरे हिसाब से ये है कि ये ना लोगों के माइंडसेट में घुसा रखा भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, कि ना भाई एक तो इनसे पंगा मत लो, पहली बात। जटायु। हाँ,
पहली बात तो इनसे पंगा मत लो, ठीक है। फिर 2-4 केस आपके आसपास ऐसे हो रखे होते हैं जिसने पंगा लिया होता है ना, उसकी जिंदगी को तबाह कर चुके होते हैं ये लोग। कोई उस टॉपिक पे उनसे बात ही नहीं करना चाहता है। आप पुलिस वाले के पास चले जाओ, अगर किसी अच्छे पैसे वाले इंसान के अगेंस्ट आप अगर कंप्लेंट कराने चले गए तो पहले कंप्लेंट नहीं लिखता है, पहले वो उससे पूछता है साहब आपके अगेंस्ट ना कंप्लेंट क्या करना है, ठीक है। फिर वो अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कराते हैं। पूरी लाइफ उस बंदे की जो कोर्ट के चक्कर काट रहा है वो बंदा, उसको इतना हरास किया जाता है। और इस टॉपिक के ऊपर एक तो मेंटल हरासमेंट के केस को लेकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर देयर इज अ नो डिस्कशन, डिबेट ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना पिछले 1.5-2 महीने में जब से पाकिस्तान वाला चलो ये केस हुआ है कश्मीर वाला, उससे पहले भी अब डिस्कशन देखोगे ना टीवी पे भी क्या डिस्कशन हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, दैट्स इट। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि यार लोगों को अगर एक बेहतर जिंदगी की तरफ चलना है, एक बेहतर सोसाइटी हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो थॉट्स ही वेलकम किए ही नहीं जा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि भैया इनसे ना वो मिर्च मसाला नहीं आ रहा है। न्यूज़ मीडिया कौन करता है? सारे के सारे न्यूज़ पॉलिटिशियन। तो फिर जो मालिक है वो बोलेगा वही चलाएंगे। आप समझो ये जो अगर आप हिटलर की स्ट्रैटेजी समझते हो तो वही स्टेप्स यहाँ पे हो रहा है। यू कंट्रोल द मीडिया, यू कंट्रोल द नैरेटिव। एक एंटी बीजेपी मीडिया था एनडीटीवी, किसने खरीदा उसको? अंबानी साहब ने। और अंबानी साहब एवरीवन नोज इज डिसेंट फ्रेंड्स विद मोदी साहब। तो आई लव इट, बट सर्टेन थिंग्स यू नीड टू हैव फेयरनेस। आपके मीडिया में फेयरनेस नहीं है तो आप क्या करोगे? हु इज देयर? चेक एंड बैलेंस होना ही चाहिए। समवन शुड बी देयर टू क्रिटिसाइज यू। अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, आप आसमान में उड़ोगे और आप गिरोगे, आपका टाइम आएगा। मैंने ना बहुत पहले ना एक न्यूज़ देखी थी, जिस न्यूज़ ने ना एक्चुअली मेरे को बड़ा डिस्टर्ब किया था। एक न्यूज़ देखी मैंने जिसमें बोला गया कि इंडिया में पिछले 1 साल में तकरीबन 4 लाख के करीब नॉर्दर्न रीजन में 4 लाख के करीब लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर से। बिल्कुल। अब उससे नेक्स्ट एड पता है क्या आती है? कॉफ़ी पियो, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बढ़िया है। अब ये ना धीरे धीरे ना नैरेटिव सेट किया जाता है। पहले आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हो, इनडायरेक्टली क्या करते हो आप उसमें एक उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो। पता चल रहा है फिर ना किसी एक बड़े बिजनेस फैमिली वाले बंदे ने ना एक कॉफ़ी का ना अगला ऐड आता है कि फलाने बंदे ने एक बिजनेस का उसका कॉफ़ी का एक पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च कर दिया है। अब उसकी इनडायरेक्टली ना इमोशनल वाले एंगल पे ना मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। फियर बेस्ड बिल्कुल। और मीडिया हाउस, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में जितना बाइस्ड हो गया ना मीडिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। मार्केटिंग एजेंसीज। हाँ, अभी तो मार्केटिंग एजेंसी बन गई। मतलब वी यूज्ड टू कॉल देम इकोनॉमी का 4th पिलर। अब वो 4th पिलर ना बचा नहीं है उन लोगों को। वो लोग पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं, उसका एजेंडा चलाना है। मार्केटिंग के लिए कितनी ऐड आएंगी उनके पास जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होएगा। बिल्कुल। और जो न्यूज़ उनके मालिकों के बिजनेस के अगेंस्ट है ना, उसको उनको चलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया हाउसेज को लेके आप और क्या कुछ ऐड करना चाहोगे? बिफोर मीडिया हाउस लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी। आपको बेहतर, नया और बेहतर, ये वर्ड्स आपने सुना रहेगा। साबुन नया और बेहतर, हाँ। कपड़े नया और बेहतर। ये नया और बेहतर बोल के लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट कपड़े, साइकोलॉजी अटैक किया जाता है। बिल्कुल। लेट्स अंडरस्टैंड द कल्चर। हम पहले 50-100 साल पहले हाउ डू यूज्ड टू हैव ओरल हाइजीन? हम दांत कैसे साफ करते थे? चारकोल से। हाँ। हमको बोला गया यूर इडियट्स, आप देहाती हो, यूज कोलगेट। और आज कोलगेट ही बोलता है क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? हाँ। अब वो बोलता है एक्टिवेटेड चारकोल। बैक टू रूट्स। मार्केटिंग गिमिक्स है। प्लीज अंडरस्टैंड नथिंग इज फ्री। हमारे इंडिया का एक प्रॉब्लम है मालूम है, हमारा भी प्रॉब्लम है, गलती कंपनी का भी नहीं है। 80% इंडियंस आर फुकटियास। ड्यूओलिंगो ऐप नाम सुना है? गुड फॉर लर्निंग लैंग्वेज। उसका रिसेंट एक स्टेटमेंट आया था, वी हैव मोर देन मिलियन यूजर्स इन इंडिया बट लेस देन 0.5% पीपल आर पेयर्स। कहाँ से निकालेगा पैसा ड्यूओलिंगो? आप देखो ना, इसलिए यूट्यूब चलता है मालूम है क्यों? यूट्यूब पे पैसा नहीं है, तुम पैसा हो, ऐड देखो फ्री का, चल चुपचाप बैठ। वी लव टू सेल आवर टाइम, वी लव टू सेल आवर ब्रेन्स। हमको फ्री में मिल रहा है ना। आप देखो, एक छोटा सा मैं साइकोलॉजी टेस्ट बोलता हूँ। अपर मिडिल क्लास इंडियन सुपरमार्केट में जा रहे हैं, मैम मोबाइल नंबर दो, लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं चाहिए, तुम स्पैम करोगे। मैम मोबाइल नंबर दोगे तो 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। एक काम कर, मेरा लिख, मेरे पति का लिख, मेरे बच्चे का लिख, मेरे बाजू वाले का लिख, 100 रुपए के डिस्काउंट के लिए हम बिकाऊ बन जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारा साइकोलॉजी। वी आर चीप, वी डोंट वांट टू पे। सो कमिंग बैक टू दिस, ये इतना डर बेस्ड और फोमो बेस्ड मार्केटिंग कर देते हैं दैट नाउ टू स्टे कूल यू आर कंपेल्ड टू अपग्रेड। और 100% ये लोग ने यही मार्केटिंग पे काम किया है और इंश्योरेंस पे भी ये हो रहा है। आई थिंक हर एक के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। लेट्स नॉट डिसएग्री द फैक्ट कि इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट टूल है, बिल्कुल, बट विद द राइट एजुकेशन। आप देखो सबका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, आप देखो कि वो इंश्योरेंस में हिडन चार्जेस क्या है। और मेरा रिकमेंडेशन है, गो फॉर अ प्योर टर्म प्लान।
उसमें मनी बैक, उसमें रिटर्न्स मत देखो भाई। आप 20-30-40 हज़ार प्रीमियम भर दो, आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, यू आर प्रोटेक्टेड। अब आप सेविंग्स करो। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी से आप आगे जाओगे तो आप बढ़ोगे। इन दोनों के अलावा ना, जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जितने हमारी बिजनेस फैमिलीज हैं इंडिया ने, उन्होंने ना लोगों को तबाह कर दिया। और एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग ना एवरी सिंगल डे वी आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, फैशन इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया पे बड़े फैंसी कपड़े पहन के एक मॉडल आएगी और उसको देखने वाले लोग हैं जो वो इंस्पायर होंगे उससे, मेरे को भी ऐसी वाली ड्रेस चाहिए। yes. पता चल रहा है उस ड्रेस की जैसी ड्रेस के ना एक और ब्रांड लॉन्च हुई है जो कि थोड़ा सस्ता टाइप में है, जिसको लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज ना परचेज कर सकती हैं। पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग इट। फैशन सेंस क्या होगी आपकी, ये बात भी डिफाइन कर रहे हैं ये जितनी भी पावरफुल बिजनेस फैमिलीज हैं। फैशन इंडस्ट्री में और क्या लूप होल्स हैं ऐसे जहां पर लग रहा है कि इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा कंट्रोल कर रखा है भाई आप क्या पहन रहे हो ना, आप अंडरवियर कौन सा पहनोगे ना, ये बात भी ना अंबानी अडानी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। स्ट्रिप वाला पहनोगे, नाड़े वाला पहनोगे कि क्या पहनोगे। देखो ट्रेंड ये लोग सेट क्यों करते हैं कि आप खरीदो, तो वो लोग कैसे ट्रेंड करती है आप देखो तो रिलायंस इज कमिंग टू मूवीज में आते हैं, हर जगह वो आए हैं। तो जब वो मूवीज में आ रहे हैं तो दे नो कि क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार्स हैज द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन यूथ, तो उनको फेस बना के वो हैमर करते एंड दे कंपेल यू टू बाय। और अब तो उन्होंने एक अलग लेवल का ही कंपेलिंग किया है, मालूम है क्या है? फास्ट फैशन। डोंट थिंक 1000 के नीचे है, चल खरीद। और कल्चर ऐसे कर दिया है, घर बैठे बैठे बटन दबाओ, माल आ गया पहनो और 1 महीने में फेंको। क्वालिटी गया तेल देने को, मदर नेचर गया तेल देने को। सो आई थिंक दैट इज ओके, इट्स अ मार्केटिंग प्लान, वी नीड टू बी स्मार्ट। और अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इजीली इन्फ्लुएंस ना हो, I always say choose your role models wisely. If you like Hardik Pandya, good for you. He's a great human being. But उसके plus minuses और उसकी history भी है. I would suggest go for Abdul Kalam. He's also an amazing role model. Go for Kalpana Saroj, amazing role model. तो role models that we choose are very very important. हम संजय बाबा को role model मानते हैं, जिसके संजय में पता चला कि गर्लफ्रेंड का अकाउंट रखो, ड्रग्स यूज करो, AK का राइफल करो. I love संजय दत्त as a person, but he खुद बोलता है कि मैंने गलतियां की है और उसको बहुत चांसेस मिले क्योंकि उस फादर वाज पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड वाज सुपर रिच। तो क्या वो एक आइडियल रोल मॉडल है हमारे बच्चे के लिए? बिल्कुल नहीं। और हम वो मूवी सेलिब्रेट करते हैं। और देखो उसका ब्रांडिंग कैसे हुआ, जैसे उसके बाद तकलीफें आई, मुन्ना भाई MBBS, जादू की जप्पी, पूरा ब्रांडिंग करके इमोशंस के साथ खेला गया। संजू बाबा 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 बाबा, और आज संजू बाबा ने ग्लेन वॉक करके अपना स्कॉच का दारू का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, करोड़ों का वर्थ है। ये इतना ज्यादा चीजें इंटरकनेक्टेड है ना। APJ अब्दुल कलाम जी थे जिनके ऊपर मूवी बनना स्टार्ट अब हुई है। Yes. अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया कि APJ अब्दुल कलाम जी की वो मूवी अब बनेगी 2025 में जाके। संजय दत्त क्या अब्दुल कलाम जी से ज्यादा बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए? नहीं है। उसके ऊपर मूवी इतने साल पहले बन गई है और लोग बाग उसे खुश होकर ना देख रहे हैं, उसकी मूवीज देख रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। ये हमारे देश का जो यूथ है ना उसका इतना गंदा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। रोल मॉडल अब अब्दुल कलाम जी से बड़ा कौन हो सकता है? गुड रोल मॉडल। बट आप बताइए मुझे, संजय दत्त कैसे है? क्यों है उसके ऊपर मूवी बनी हुई है? पहले क्यों बनानी है उसके ऊपर मूवी? महेंद्र सिंह धोनी, उनके ऊपर मूवी बनी। बाकी के अदर फिल्म स्टार्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी से बड़े थे सचिन तेंदुलकर, उनका जिंदगी का स्ट्रगल उनसे बहुत ही डिफरेंट लेवल का था, उनके ऊपर बाद में बनी है, पहले धोनी के ऊपर बन गई है। माय पॉइंट इज कि आपके साथ ना धीरे धीरे लोगों के सोच के साथ ना इतना ज़्यादा खेला जा रहा है कि भाई जो हम बोल रहे हैं ना आप वो खाओ, जो हम बोल रहे हैं आप वो पहनो, जो जहां हम लोग चाहते हैं आप रहो, आप वहां रहना स्टार्ट करो, जहां खर्च करवाना हम आपसे चाहते हैं आप वहां खर्च करो। पैसे हमारे लिए कमाने हैं आपको। वी आर इन्फ्लुएंसर ड्रिवन, वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स। आप धोनी साहब का देख लो, लेट्स अंडरस्टैंड धोनी साहब के अंदर कुछ पॉजिटिविटीज थी, लेट्स एक्नॉलेज धोनी साहब के अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके ऊपर मूवी बनी, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी, चलो गुड। लेकिन आज क्या वो CSK में कंटिन्यू एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आई थिंक उनका जो डिग्निफाइड रिस्पॉन्स था कि हे आई एम नॉट ओके एज अ प्लेयर, आई वांट टू स्टे एज अ CEO और अ कोच, तो आज शायद CSK वुड हैव बीन बेटर। बट वही फिलोसॉफी अगर आप च्युइंगम जैसे खींचते जाओ, सचिन ने राइट टाइम पे बूट हैंग किए, उससे बेटर है उससे ब्रायन लारा पीक टाइम पे रिटायर हो गया इन ऑल फॉर्म्स। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ब्रायन लारा। उसने एक स्टेटमेंट बोला था कि आरंट यू रिटायरिंग टू अर्ली, तो उसने बोला व्हेन आई एम एट द टॉप आई विल गो एट माय टर्म्स, I don't want anyone to push me out. Correct. महेंद्र सिंह का ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली हिट हुआ है। एंड आप देखो कि आज सोशल मीडिया पे, क्योंकि इंडियंस के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं, हम वेले हैं, हमारे माँ बाप ने रोटी कपड़ा मकान हमको दे दिया, हमको सिर्फ इंस्टाग्राम पे बकचोदी करना आता है और रेवडीज मिल रहे हैं। फैन क्लब्स, रोहित शर्मा वर्सेस चिकू फैन क्लब वर्सेस धोनी फैन क्लब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं।
और पूरा गेम अब फैन क्लब के ऊपर है कि भाई, और ये क्यों खेल रहा है धोनी मालूम है? केवल एड्स, ब्रांड्स, मेरा फैन क्लब। आप देखो आज भी वो एड्स निकाल रहा है, डांस कर रहा है, उस करोड़ों कमा रहा है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड, महेंद्र सिंह धोनी इज अ गुड रोल मॉडल। आई थिंक लीडरशिप लेसन्स उस पे बने हैं, आईएम्स पे बनने भी चाहिए। बट कैन वी नॉट हैव कि व्हाई महेंद्र सिंह धोनी हैज नॉट इशूड अ स्टेटमेंट कंडेमिंग द कश्मीर अटैक? क्यों? हमारा रोल मॉडल, हमारा, चलो हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, राम मंदिर के बारे में छोड़ दो, पर्सनल चॉइस है, आई रिस्पेक्ट यू, बिल्कुल ओके, वो आपका प्राइवेसी है। बट अगर मैं आपको रोल मॉडल बनता हूँ और आर्मी ने आपको एक लेफ्टिनेंट या कोई उनको एक पोजीशन दिया है आर्मी ने, और आप हमारे देश पे कश्मीर के अटैक पे एक खाली मैसेज भी नहीं डाल सकते, तो आप क्या रोल मॉडल यार? वी नीड बेटर रोल मॉडल्स। सो ट्रू। अगर आप देखोगे फैशन इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात करी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना हेल्थ केयर के बारे में। बिल्कुल। मैं ना पहली बार, शायद पहली बार ना ये बात रिवील करूंगा इस पूरे मेरे लाइफ स्पेन में। देयर वाज ए फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज ए रिसर्चर, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते थे वो इंसान। उन्होंने 2-3 मेडिसिन देखी थी जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था कोविड के टाइम पे लोगों को। आई स्टिल रिमेम्बर, वो गोल्डन कलर की एक ना मेडिसिन बनाते थे, एक काढ़ा होता था जिसको हम एक चुटकी डाल के पानी में गर्म करके पीते थे। मुझे कोविड हुआ है 2 बार, ठीक है। मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ है, ठीक है। उस इंसान ने मेरी जानकारी में जितने लोगों को दिया है ना, वो टैबलेट्स बना के दिए हैं, आयुर्वेदिक टैबलेट्स बना के देता था। एंड वो इंसान जाता है इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास बोलने के लिए कि सर मैंने ना एक मेडिसिन बनाई है एंड इट टुक मी ओनली 15 ब्लडी डेज। 15 डेज में उस इंसान ने वो मेडिसिन बनाई थी। दिस गाय वॉज बेस्ड इन पलवल, he was from my native village by the name Katesra, that is in district Palwal in Haryana. This guy got vanished from the society within 3 days. Within 3 days वो इंसान ना दुनिया से गायब हो गया है, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में। wow. अब कैन यू इमेजिन, जिस मेडिसिन को लेके कोविशील्ड, कोवैक्सीन आ गई, जिसके लिए बाद में पता चल रहा है कि उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स है बॉडी के ऊपर, किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, आपके ब्लड क्लॉट्स में जमा हो रहे हैं, बच्चे खेलते खेलते मर रहे हैं, खेलते मर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। मेडिकल माफिया, जब उनको पता चला ना देयर इज समथिंग दैट हैज कम हियर, और जब ये पता चला कि भैया एक मेडिसिन ऐसी भी है जो कि आयुर्वेदिक है, किसी लोकल बंदे ने, उसकी कोई ज़्यादा पहुंच नहीं है, बस इंटेलिजेंट बंदा था, हमेशा से हब्स के बारे में रिसर्च करता रहता था और इंडिविजुअल रिसर्चर था, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था, उसे इस मेडिकल माफिया ने 3 दिन में गायब करवा दिया है। नोबडी स्पोक अबाउट इट। ही रोट लेटर्स टू होम मिनिस्ट्री। कैन यू इमेजिन? होम मिनिस्ट्री को मैं स्वयं वासुदेव कौशिक, फनी वे बोलता हूँ हालांकि, बट मैंने खुद अपने हाथों से ना उसको वो लेटर लिखते हुए देखा है। आई वाज सिटिंग राइट बिसाइड टू हिम व्हाइल ही रोट दैट आर्टिकल कि भैया अब जाके मैं ये वाली चीज़ें आपको देने के उसमें आ गया हूँ, मैंने इसके टेस्ट कर लिए हैं, मेरे पास टेस्ट केस है, 100 में से 100 लोग क्योर हुए हैं इसके, तो कैन यू कंसीडर दिस एज, मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, इट इज जस्ट फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। मेडिकल माफिया ने, कैन यू इमेजिन, देयर वर पीपल हु केम टू हिज शॉप, तो एक छोटा सा शॉप टाइप का रिसर्च लैब था उसका, जहाँ पे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खुद से बना के बेचता है। उसके पास रात के टाइम पे जैसे ही उसने शॉप बंद करी, देयर वर 3-4 कार जो आती हैं, उसको उठाती हैं और ले जाती हैं, गायब, और वो आज तक गायब। कैन यू इमेजिन? वाओ। जब क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की खुद की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? अगर एक बंदे ने तेरे को भाई लेटर लिखा है, वो भी इस क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे पूरी दुनिया मर रही है, तो भाई उसके बारे में एटलीस्ट पता तो कर लें। पता करते तो उनको पता चलता कोई बंदा उसे उठा भी ले गया है और उसका नामो निशान गायब कर दिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन ले सकती थी। नथिंग एट ऑल। पुलिस वाले उस दिन जहाँ पे उसकी शॉप से 3-4 शॉप छोड़ के उसके सामने वाले जो शॉप है, दैट इज नॉट शॉप, मतलब वो पुलिस चौकी है। कैन यू इमेजिन? उसी दिन पुलिस वाले के वहां पे कोई पर्टिकुलर छुट्टी करवा दी गई थी और वहां से सारे पुलिस वाले गायब हैं। सब प्लान्ड होता है। देखो, दैट हैपेंस इन नॉट आवर कंट्री, एवरी कंट्री में। और एक इसका बैलेंस अप्रोच रहता है, 1 pro 1 con। हॉस्पिटल्स हैव बिकम कॉर्पोरेट्स। बिल्कुल। लिटरली जब रिक्वायर्ड नहीं है तो सीजन ऑपरेशन होता है। आप नॉर्मल चेकअप के लिए गए तो आपको ऐसा बोला जाता है, भाई ब्लॉकेज है, करा रहे करो, मत करो, चॉइस इज योर्स, पर आप मर गए तो मैं मत बोलना। मैं आपको एक लाइन ऐड करूँ क्या यहाँ पे? आई एम सो सॉरी टू कट। प्लीज बोल भाई। मेरे डैडी के साथ हुआ है, और ना नाम ले देता हूँ, कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी 2003 की बात है, उनको हमें पता चला कि हार्ट अटैक आ गया है ऑफिस में।
हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, तो हम लोग तो पैनिक करेंगे ही। बिल्कुल। पता चला है कि डैडी के ऑफिस से फ़ोन आया, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मम्मी के पास फ़ोन आया कि आपके पिताजी को ना, आपके हस्बैंड को ना हार्ट अटैक आ गया, हम लोग ने मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, मेट्रो हार्ट सेंटर, मैं नाम ले देता हूँ, मेट्रो हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। उनका हार्ट का पता नहीं कुछ तो किया और बोलते इनको हार्ट अटैक आया था, हम लोगों ने छल्ले डाल दिए हार्ट में। ये बात है 2003 की। उसके बाद हम लोग हमेशा प्रिकॉशन ले, वो इस बात का प्रिकॉशन ले लिया, मेरे को तो हार्ट के छल्ले पड़ गए भाई, मुझे तला नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, फलाना नहीं करना, ढिमकाना, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, वो एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड ही वाज ए ग्रेट वॉलीबॉल प्लेयर। जिंदगी के 25 साल वो अपनी कंपनी में उन्होंने किसी को जीतने नहीं दिया। ही वाज दैट मच गुड प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल। ही हैड टू लूज इट कि भाई ज़्यादा पंप अप नहीं करना है बॉडी को, ठीक है। 2013 में आई वॉज इन हैदराबाद। मेरे को फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड्स का कि वासु तेरे ना डैडी को परसों हार्ट अटैक आया था। परसों तो मुझे देखा भाई सेकंड हार्ट अटैक है, तो मैं तो पैनिक करूंगा। मैं वापस आया, पता चला है कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने सबने वो पोजीशन हैंडल कर लिया। अब फॉर्चुनेटली क्या होता है कि डैडी को ले जाते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर जो जिसमें 2003 में उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, फरीदाबाद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। अब पता क्या बोल रहे हैं वो मेट्रो हॉस्पिटल वाले, क्योंकि उस टाइम की तो आपने 11 साल का छोड़ना, वो मेडिकल हिस्ट्री रखते हैं कि भैया आपके इसमें कोई छल्ला ही नहीं है, शाबाश, आपके इसमें कोई छल्ला ही नहीं है, हमने कभी ऑपरेशन किया ही नहीं, हमारे यहाँ पे आपका रिकॉर्ड ही नहीं कि आपके यहाँ छल्ला डाला हो। कैन यू इमेजिन? वही हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल जो पहले बोल रहा है मैंने छल्ला डाल दिया और इतना पैसा हम लोगों से चार्ज किया उस टाइम पे। चलो इंश्योरेंस का कंपनी से चार्ज किया होगा, ठीक है, बट स्कैम तो हुआ। स्कैम। कैन यू इमेजिन? उन लोगों ने एक तो भूत बनाया और हमें ना वो दी थी उन्होंने, वो पहले टाइम पे याद है VCR वाली कैसेट्स आती थी ब्लैक कलर वाली, पता नहीं कौन सी कैसेट थी जिसमें बस हार्ट की आर्टरीज दिखाई हुई हैं, किसका है क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई डेमो वीडियो, कुछ नहीं पता है। और हम लोग 2013-14 तक इस डायलेमा में थे कि डैडी को बहुत पहले। इमेजिन करो डॉक्टर्स किडनी निकाल लेते गरीब पेशेंट्स का, पेशेंट को मालूम नहीं किडनी बेच दिया हुआ है। आई एम टेलिंग यू, आई नो पीपल, कॉर्पोरेट बिग ब्रांड्स जैसे रिलायंस हॉस्पिटल, जैसे टारगेट से भाई, टारगेट पूरा करने के लिए जो रिक्वायर्ड है पुश करोगे, क्या जरूरत है? ओके, अब इसका फ्लिप साइड आयुर्वेदा। आई हैव आयुर्वेदा रिटेल चेन स्टोर्स, आई बिलीव इन आयुर्वेदा, बट आयुर्वेदा में भी स्कैम और फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल। और एक हमारे बाबा जी कर रहे हैं, बहुत फेमस बाबा जी है, एक्सट्रीम लेवल का। एक पे टाइम पे वो बोलते हैं स्वदेशी, मैं देश को बचाऊंगा, आप पीपल लव हिम। सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ठोकम ठाक है, खाओगे तो आपको पता चलेगा, टेस्ट करोगे तो लेड मर्क्यूरी का लेवल क्या है, किडनी मर जाएगी। और उनको तो अब जीन्स में जाना है, उनको पॉलिटिकल फिगर बनना है, देश का गुरु बनना है, तो उन्होंने भी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ किया। इमेजिन करो सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दिया, भाई आड़ा टेढ़ा मत बोल, कंट्रोल में रहे, तो भी हर टाइम बोल के हल्का सा बच जाते। तो व्हाट इज दिस? आई थिंक एक साइड पे डॉक्टर्स है, दूसरे साइड पे जो हमारा नेचुरल साइंस है उसका भी मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, ऑफ कोर्स हम थोड़े मैच नहीं करते, बट आई फॉलो हिम, द लिवर डॉक, फिलिप्स एबी करके शायद नाम है, मे बी आई एम रॉन्ग। वो आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पीछे पड़े इन अ गुड वे कि आप अपने मेडिसिन में मर्क्यूरी कंटेंट है, रिक्वायर्ड नहीं, आप बच्चे को मार रहे हो, आप लिवर फाड़ रहे हो, क्योंकि उसके पास लिवर केसेस आते हैं। और जितने भी, और वो साउथ के, और साउथ में केरला में आयुर्वेदा का यूज बहुत हाई है, वो बोलता है ये काढ़ा वाड़ा पी के तुम लिवर फाड़ रहे हो, यानी जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे भी हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करके हम मिक्सिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, मेरे को जेन्युइनली बोलो, आज इतने लोग बीमार क्यों है? हमारा हर चीज आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड है। बिल्कुल। एप्पल आपको लगता है प्योर है? इतना ही केमिकल, इतना स्टीरॉइड, इतना पेस्टिसाइड है, हम जहर ही खा रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमको जीने का अधिकार ही नहीं है। वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री वेयर लाइफ हैज जीरो वैल्यू, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। हमारी लाइफ ही है। आपने जैसे बताया ना अभी बाबा जी के बारे में, मैं आपको उनके बारे में बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। बाबा जी बोलते हैं ना कि ये भैया गाय का देसी घी है, भैया कहाँ से आ रही है इतनी गाय, कहाँ से आ रहा है इतना गाय का दूध? देश में गाय के दूध की जितनी डिमांड है उतने की, उससे 23% का कुछ 23% जितना हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जितनी डिमांड है, तो उसके बाद उसमें से घी भी निकाल रहे हो। मैं बता देता हूँ ऑन कैमरा, ये जो बाबा जी देसी घी के नाम पे घी बेच रहे हैं ना, फरीदाबाद के साइड में, फरीदाबाद से जैसे आप पलवल की तरफ जाते हो, देयर इज ए स्मॉल प्लेस नेम सीकरी। सीकरी जैसे आप क्रॉस करके जाते हो तो सीधे हाथ पे एक कंपनी है जहाँ पे ये सारा गाय का घी बनता है। वाह। मेरा एक फ्रेंड उसकी क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, मुझे पता है कहाँ बनता है। तो ये जो सो कॉल्ड गाय से नहीं निकल रहा है, केमिकल से बन रहा है। हाँ, केमिकल से बन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है उनको। ये जितने उसमें कुछ पाउडर मिलाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप का, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए सोक करके रखते हैं, तो वो घी जैसा फील आने लग जाता है, स्मेल ऐसे आने लग जाती है। तो
बाबा जी तो बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, मुझे भी पता है। उन्होंने तो स्वदेशी के नाम पे, आयुर्वेदा के नाम पे, अगर आप स्वदेशी और आयुर्वेदा के नाम पे भैया प्लास्टिक की बोतल क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आपको आयुर्वेदिक चीजें ही देनी है तो भाई आप दो ना किसी और टाइप के बॉक्सेस में, बायोडिग्रेडेबल चीज में दे दो, कांच में दे दो, कांच में दे दो आप। ऐसे वो जो वो नहीं आते हैं पॉलीबैग टाइप के आते हैं, नॉट पॉलिथीन के, वो जो वन टाइम यूज, जिसमें जिससे वो बोरा बनता है उस टाइप के आते हैं, वो उसमें दे दो। क्यों नहीं देते हो? मतलब आपको एंड ऑफ द डे पूरा बिजनेस सेटअप करना है। उसकी फैक्ट्री भी खुद की है, पानीपत के साइड में लगी हुई है वो फैक्ट्री, मुझे इतना भी पता है। चलो, जहाँ पे वो सारे वो बॉक्सेस बन रहे हैं वो भी उनकी किस रिलेटिव के, किस जानने वाले के, दैट आई नो आल्सो। हमारे इमोशंस के साथ खेलकर लोग प्रॉफिट के बारे में ही बात कर रहे हैं, उनको इमोशंस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आप देखोगे ना हेल्थ केयर में जो सबसे बड़ा ट्रबल मुझे लगता है ना, दैट इज पहले तो आपको बीमार करना है, बीमारी के बाद इलाज भी बताना है, इलाज कहाँ करवाना है वो बताना है, किससे करवाना है वो बताना है। एंड ऑफ द डे आपने इस पूरे ट्रैप में फंसे रहो। और इलाज भी एएमसी वाला रहेगा। हाँ, हर 5 साल में चेकअप कराना है, गोली खाते रहना जिंदगी भर। बिल्कुल। तो ये है बचपन से लेके अब तक बच्चे के इम्यून सिस्टम को ना बड़ा आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम बनाया जा रहा है। प्रोसेस फूड दिया जा रहा है, प्रोसेस शुगर दे रहे हैं। एक टीवी पे ना वो अजीब सा एक इंसान आएगा जो डॉक्टर का कपड़े पहन के रखेगा, वो बोलेगा कि भैया आपके बच्चे के लिए ये वाला दूध बढ़िया है, ये वाला दूध पिलाना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। पाउडर भी, हाँ, जबकि एक फूड डॉक्टर करके है या फूड फार्मासिस्ट करके जो है बंदा, उसने पता चला कि शुगर है, उसने पंगा लिया, उसको लीगल नोटिस में इतना मार दिया, बट ही वन द केस एंड टुडे इज अ बिग इन्फ्लुएंसर, आई थिंक फूड फार्मर या जो नाम है, वो बोलता है कि आप बॉर्नविटा या ऐसा जो भी आप देते हो वो देना जहर है, इट कंटेन्स 23 टीस्पून्स ऑफ शुगर। आप बच्चे को शुगर करे तो ADHD, हाइपर एक्टिव, बचपन से इम्यूनिटी खराब। तो हर ब्रांड केमिकल और अपना ही सोच रहे हैं। आप कोल्ड ड्रिंक्स को कुल बताते हो, एक आदमी ने BBC UK में कोक और पेप्सी के CEO को नंगा कर दिया था। उसने बोला कि ये ग्लास जो आप मल्टीप्लेक्स में लेते हो, हाउ मच शुगर डज इट हैव? ही सेज 23 सैशेस ऑफ शुगर। 23 सैशेस? एक नॉर्मल ग्लास जो मल्टीप्लेक्स में पीते हैं ना 50, 100, 200 का, 23 शुगर, यानी आपका 10 दिन का रिक्वायरमेंट है। आपका लीवर का क्या हो रहा है, ब्रेन का क्या हो रहा है, इंसुलिन का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का क्या हो रहा है, आप सोचो। सो ब्रांड्स, they want to spoil you, they want to make you addict. Sugar is an addiction. Sugar helps to slow your brain, तो आप चैलेंज नहीं करो और फिर आप ब्रांड्स में बाय करते जाओ। बिल्कुल। जैसे अमेरिका है आज, 95% ऑफ अमेरिकन्स आर स्टूपिड, आर ओबीज एंड स्टूपिड, 5% आर सुपर स्मार्ट और वो रूल कर रहे हैं। उनको कैसे किया? यही इंडिया में हो रहा है। फास्ट फूड, कन्वीनियंस, रेवड़ी, वहां पे भी रेवड़ी चालू है, और शुगर। बिल्कुल। और उनको मेहनत ही नहीं करने दे रहे, और यही इंडिया में चालू। मैं इस टॉपिक के ऊपर ना एक रिसर्च कर रहा था। उस रिसर्च में ना मुझे पता चला कि ये कैसे पूरा ना इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिससे एक डम टाइप की जनरेशन बन जाए। अगर आप देखोगे ना, बचपन से लेके अब तक आपको क्या दिखाया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया जा रहा है? आर्टिफिशियल फूड खिलाया जा रहा है, आर्टिफिशियल चीजें दिखाई जा रही हैं। चाइना, रशिया, अमेरिका मिलके जो AI का वाला वॉर कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द डे आज की डेट में क्या कर रहे हैं भैया? बच्चों को स्क्रॉलिंग सिखा रहे हैं, वो वैसे अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्विक चीज़ें चाहिए, पेशेंस नाम की चीज़ खत्म हो गई है, फोकस लोगों का खत्म हो गया है। एंड ऑफ द डे हमारी जनरेशन में तब भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन 20-30 साल के बाद आएंगे वो इतनी डम होने वाली है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आर्टिफिशियल है, जो उन लोगों का ब्रेन पावर है वो खत्म हो गया। इंडिया की जो एक्चुअल नींव थी ना, यहाँ के लोग बड़े इंटेलेक्ट होते थे, जुगाड़ू, हंगरी, इंटेलेक्ट खत्म, वो सब कुछ खत्म कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे देश को ना एक स्लेवरी की तरफ लिया जा रहा है, जहाँ पे ना जो इंडिया की वो जो विश्व गुरु वाली इमेज है ना, वो धीरे धीरे ऐसे खत्म करी जाएगी ना बिग कॉर्पोरेट्स, और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु नहीं, हम विश्व गुलाम। हाँ, विश्व गुलाम बनने की तरफ ना हम लोग चल दिए हैं, बस विश्व गुलाम। मैं आपको प्रूव करता हूँ, चाइना के यंग बच्चे आप देखो स्विमिंग कर रहे हैं, एथलेटिक्स कर रहे हैं। हमारे यंग बच्चे को बचपन से पैम्पर किया जाता है, ओवर पैम्पर और क्लासेस में डाला जाता है, IIT और गवर्नमेंट एग्जाम के रैट रेस में डाल देते हैं, जिसमें 1% कोई काम मिलता है, 99% बेचारे बेरोजगार है, और फिर वो ट्रोल करेंगे, वो दिन भर ट्रोल करेंगे। एंड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश। 50 साल में सब बदला। आप पहले लैंडलाइन पे बात करते थे, आज मोबाइल पे बात कर रहे हो। पहले आप गाड़ी में आते थे, आज फ्लाइट या ट्रेन या बुलेट ट्रेन में आ सकते हो। लेकिन एजुकेशन सिस्टम 150 साल पहले भी सेम, 100 भी सेम, 50 भी सेम, आज भी सेम। इट इज डिजाइन टू मेक यू गुलाम। बिल्कुल, कि आप टाइम टेबल से आओ, खाना फॉलो करो, होमवर्क करो, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए है। ब्रिटिशर ने 1837 में क्या किया कि उनको एक आर्मी भेजनी थी एक देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए। जी। तो उन्होंने वो आर्मी भेजी। अब वो लोग वहाँ पे जीत जाते हैं, वो लोग वहाँ पे हो जाते हैं सेटल डाउन। अब वो आर्मी वाले जो लोग हैं ना, वो एक्चुअल में ना गवर्नमेंट की, वहाँ के ना रूलर की ना सुन ही नहीं रहे थे, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे। उन्होंने क्या तरीका निकाला कि यार हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो
जो तरीका होना चाहिए ना लोगों को ट्रेन करने का, वो ऐसा हो कि वो ना अपना थॉट प्रोसेस ज्यादा लगाए ना, उनको ना हम लोग ऐसा चैनलाइज करें कि वो हमारे कंट्रोल में ही रहे, हमारे अगेंस्ट कभी ना बोल ना पाए। यस बिल्कुल। उसी का देन था ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो 1937 में ना इंडिया में लागू करा गया था। क्या सिखाए थे हम लोग आज की डेट के एजुकेशन सिस्टम में? टीचर आई है, खड़े हो जाओ, टीचर गई है, बैठ जाओ, टीचर आई है, खड़े होके गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये बोलना है। टीचर के सामने आवाज रही ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने आपको। अगर टीचर भी ऐसा है कि अगर आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, वो आपको चुप करके बैठेगा, अभी चुप बैठ जा, ठीक है। वो आपको ना एक्चुअली नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका ना बहुत बड़ा फायदा उठाया है बड़ी बिजनेस फैमिलीज ने, कि भाई तुम्हारे पास ना एजुकेशन सिस्टम तो है जो लोगों को ना क्रिटिकल थिंकिंग से ऊपर लेके ही नहीं जाएगा, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। थॉट प्रोसेस में लीडर वाला सोच रखेगा ही नहीं कोई। आध्यात्म कौन सिखा रहा है? एटिकेट्स कहाँ सिखा रहे हैं? बात ही नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर। लिटरेसी, प्लानिंग कोई नहीं सिखा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कोई नहीं सिखा रहा। और फिर कुछ होप दिया जाता है, लाइफ सुधारना है तो 3 ही तरीके, इंजीनियर बन, यूएसए में जा सेटल हो, या तो फिर गवर्नमेंट की नौकरी कर। तो इसके लिए क्या है? कोचिंग क्लास जा, एग्जाम में लग, कोचिंग क्लास। तो पूरा ये ट्यूशन और कोचिंग क्लास का भी एक माफिया खड़ा हो गया जो करोड़ों कमा रहे। आप इमेजिन करो, बेचारा बच्चा 9 to 5 स्कूल में भी जाता है और शाम को 6 से 8 कोचिंग में भी जाता है, तो वो खेलेगा कब, इंटरेक्ट करेगा कब, हॉबीज कब करेगा, बिल्कुल, रोबोटिक्स कब बनाएगा, स्पोर्ट्स में कब आगे बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जो इंडियन टैक्स वाला सिस्टम है। यस अरे सुपर, मेरा वन ऑफ माय क्लोजेस्ट टू द हार्ट। इंडियन टैक्स सिस्टम क्या एक्चुअल में लोगों के लिए भले के लिए कि या बस वो जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनके लिए पैसे कमा के देने का? बैलेंस अप्रोच अगेन सेम। टैक्सेशन फ्लॉड था स्टार्टिंग में, इसलिए लोग चीट करते थे। ब्लैक मनी का कंसेप्ट कहाँ से आया? हम गाली देते हैं चीटर्स को। जब आप 95% टैक्स लोगे लोगों से तो लोग क्यों टैक्स भरेंगे? इंदिरा गांधी ने स्टार्टिंग में 95% टैक्स रखा, इससे लोग टैक्स नहीं भरते थे। अब टैक्स रेट कम हो गया, हमें लगता है टैक्स रेट ज्यादा है, पर्सनल टैक्स 30% ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज का 40% है। तो अभी अंत वक्त बोलेंगे हमारा कम है, बट वो 40% टैक्स देके ना वो हैप्पी है, क्योंकि एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री, हवा साफ, पानी साफ, फ्रीडम, लाइफ एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे टैक्स देने के बाद भी सब चीज एंजॉय करने के लिए और टैक्स और पैसे। ओके, पॉइंट 1, एजुकेशन, हॉस्पिटल तो कुछ फ्री है ही नहीं। अब गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, बट वो वोट बैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एजुकेशन का 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, और वो 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर तो देश एकदम फेयर हो जाएगा, बट हम कर नहीं पा रहे। एक 3% लोग टैक्स भर रहे, ओके, वेरी शॉकिंग। पॉइंट नंबर 2 सबसे जरूरी है कि ये 3% जो टैक्स भर रहे हैं उसमें जो जिनको टैक्स भरना है वो 3 कैटेगरी में आते हैं। एक है द क्रिमिनल्स, वो टैक्स नहीं भरते, उनको हम पकड़ नहीं सकते। एक है द सुपर रिच जो बहुत स्मार्ट है, और एक है हमारे पॉलिटिशियंस बाबू, वो भी टैक्स नहीं भरते। मुकेश अंबानी ने लास्ट ईयर 0 रुपीज पर्सनल इनकम टैक्स भरा। 0 रुपीज? हाँ, 0 रुपीज। सैलरी नहीं है उसके पास, उसको मिलता है बोनस शेयर्स में, शेयर्स बेचेगा तब भरेगा। कंपनी टैक्स भर रहा है, रिलायंस टैक्स भर रहा है, मुकेश अंबानी टैक्स नहीं भरता। यहाँ पे आपको सैलरी मिल रहा है 1 लाख, अभी 12 लाख किया, अगर आपका सैलरी 20 लाख तो टैक्स भर भाई, तू मुकेश अंबानी से ज्यादा वैल्यूबल है। ओके, तो भाई टैक्सेशन सिस्टम इज फ्लॉड। हम सबको कलेक्टिव, वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट अगर 3 चीज करता है तो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम और इंडिया का फ्यूचर सुधर जाएगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए टैक्स रेट को और कम कर दो, 12 लाख किया, जीएसटी को कम कर दो। पॉइंट नंबर 2 जो गवर्नमेंट करेगा नहीं, 500 का नोट बंद करो प्लान के साथ, कि 1 साल के बाद 500 का नोट नहीं रहेगा। फोर्स एवरीवन टू कम टू डिजिटल, तो ट्रैक होगा, पता चल रहा है पानीपुरी वाला 50 लाख कमा रहा है, डोसा वाला 1 करोड़ कमा रहा है, टैक्स टोन से हक से लो। फार्मर्स जेन्युइन है, सपोर्ट करो, एक लिमिट डाल दो। आपको क्या लगता है देश में 2 करोड़ रुपया कमाना इजी है टफ है आज की डेट में? फार्मर को तो टफ है। जेन्युइन फार्मर को चलो 2 करोड़ का लिमिट डाल दो, 5 करोड़ का लिमिट डाल दो, कि जो हमारे फार्मर्स भाई है 5 करोड़ तो कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर तो टैक्स दो। तो पता चलेगा कि शाहरुख खान की बेटी का एग्रीकल्चर इनकम है, पता चलेगा कि अमिताभ बच्चन साहब का, सचिन तेंदुलकर का एग्रीकल्चर इनकम है। कहाँ के फार्मर्स है वो तो एक फार्म हाउस ले रहे हैं और टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स सेविंग कर रहे हैं। यू शुड चार्ज देम। एंड थर्ड, पीपल हुज पर्सनल एसेट्स आर मोर देन 1000 करोड़ स्टार्ट वेल्थ टैक्स। आप टैक्स कम कर दो। जो सुपर रिच है वो मोनोपोलिस कर रहे हैं। आप मुझे बोलो, देश का एक ही पोर्ट और देश का एयरपोर्ट एक ही आदमी को क्यों देना चाहिए? क्या भारत देश में 150 करोड़ के पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही आदमी स्मार्ट है और कोई नहीं स्मार्ट?
दो चांस. So true. Your job as a government is to create an army of leaders. You should not depend on one person. इंडियन क्रिकेट टीम में जब तक हम सचिन पे डिपेंडेंट थे, सचिन से प्यार बहुत है, वर्ल्ड कप नहीं जीते. सचिन के साथ सहवाग लगा, जहीर लगा, धोनी लगा, युवराज लगा, भज्जी लगा, तब हम वर्ल्ड कप जीते. तो एक अडानी ही सब पोर्ट चलाएगा तो देश का सिक्योरिटी क्या? एक अंबानी ही आपका डेटा कंट्रोल करेगा तो आप क्या करोगे? क्रिएट मल्टीपल लीडर्स. सो CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नीड्स टू वेक अप. एक सिंपल रूल डाल दो, देखो देश का फ्यूचर बढ़ जाएगा. कि इफ देयर आर नॉट 7 स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन एन इंडस्ट्री, जो भी कंपनीज 2 या 3 कंपनीज है उस पे 30% एडिशनल मोनोपोली टैक्स ठोक दो रेवेन्यू पे. जियो झक मार के खुद ही 3 कंपनी खोलेगा. बिल्कुल करना चाहिए, नहीं कर रहे हम लोग. एक रूल डाल दो, जो भी 10,000 करोड़ का आसामी है 1% एडिशनल ले लो, आपका एजुकेशन बजट निकल जाएगा. और टैक्स रेट कम करने के लिए आप फार्मर्स को टैक्स करो. जो 5 करोड़ के ऊपर कर रहे हैं वो बहुत ही रिच फार्मर है या तो पॉलिटिशियन क्रिमिनल ही है, लूपहोल है. और 500 का नोट बंद कर दो, सब UPI पे आ जाएंगे तो धीरे धीरे 50% टैक्स बेस हो जाएगा तो देश सुधरेगा. मेरे को ना एक बात नहीं आती है समझ में, बोलना. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत गुस्सा करता हूँ. नहीं दे रहा मैं इनकम टैक्स. मतलब निर्मला सीतारमन ना, भाई कोई नहीं होती है तू ना मेरे से इनकम टैक्स लेने वाली. मतलब आई डोंट गिव इट डैम अबाउट यू कि भैया तेरे को ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट दिए हैं. उस ऑफिस के लिए ना जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जाके मैं मेहनत करता हूँ और एक सैलरी लेता हूँ ना, उसके लिए मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, तू नहीं उठ रही है. तो अपने काम करने के लिए उठ रही है, सैलरी ले रही है ना उस बात के लिए. मैं जा रहा हूँ सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ. पहले मेट्रो जाता हूँ, मेट्रो में धक्के खा के ना अपने मेट्रो ऑफिस जाता हूँ. मुझे बुखार भी होता है ना, मैं ऑफिस जाता हूँ. मुझे जुकाम होता है ना, मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऑफिस जाता हूँ. मेरे उस टाइम के लिए उस अनकंफर्टेबल जोन में काम करने के लिए क्या मुझे तू बेनिफिट दे रही है? नहीं दे रही है. अगर नहीं दे सकती है तो मेरी जो मेहनत का पैसा ना वो तू लेने के लायक नहीं है. चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कुछ भी दे रहा हो. मैं मानता हूँ इस बात के लिए भाई, जब मैं अनकंफर्टेबल, मेरे को बुखार है भाई, मैं बुखार में काम करने जा रहा हूँ, ये देख रही निर्मला सीतारमन भाई पैसे कमा रहे हैं. कमा रहे हैं भाई अपने लिए, अपनी मेहनत के लिए. तू कमा ले भाई अपने लिए. डेवलप कंट्रीज में बेनिफिट्स मिलता है. हाँ, अब बेनिफिट दो ना. मुझे एक बात बताओ, उसके बावजूद भी जब मेरे को उस टैक्स का यूज केस आ रहा है, मुझे एक बात बताओ आप, एक गवर्नमेंट आती है दिल्ली के अंदर, बोलती है भैया मैं पानी फ्री कर दूंगी, बिजली फ्री कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, ढिमकाना कर दूंगी. भाई तू अपनी जेब से तो पैसा दे ही नहीं रही है. वो क्या कहाँ से पैसा देगी? उठा के मिडिल क्लास से उठाई के देगी. उसके लिए भी क्या करेगी? जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये वाला. 60,000 करोड़ का इसने लोन लिया दिल्ली गवर्नमेंट ने बैंक्स के थ्रू. बोला कि जल डिपार्टमेंट उसका बिल भरेगा, वहां से पैसा लेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स है उनको तो पैसा जाएगा बिजली का. बिल्कुल. अब गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बोल दिया 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद कहां से देगा पैसा? वो लेगी लोन कहां से जाएगा? बैंक से. अब बैंक को वो पैसे आप दोगे नहीं कभी, तो लोन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां से निकालेगा? मिडिल क्लास से. एंड ऑफ द डे तो वो इनडायरेक्टली ना आपके थ्रू ही गया. आपको लग रहा था इस बात के लिए आपको फ्री आ गया, पर सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर पड़ा? वो जो गरीब लोगों, सो कॉल्ड गरीब है भैया, तुम लोगों के लिए होंगे वो गरीब, बस वो एक्चुअली वोट बैंक है. पर वो भैया वो पैसा जा रहा है वो मिडिल क्लास, वो बंदा जो डेली ट्रेन में, मेट्रो में, कार में, बस में भैया जाके धक्के खा के जा रहा है. तुम लोग 4 दिन में जाके दिखाओ ना, ऐसे पता चल जाएगा ना कि कितना जोर पड़ता है. भैया 30% में 100 रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से 30 रुपए तो मैं क्यों दूंगा मैं? The job of middle class in India and general category in India is to buy things from the rich so they grow. So true. To do EMIs so that they are fooled in the EMI trap. They keep working their entire life, and to give tax so that the poor enjoy. ये harsh reality है. बिल्कुल. तो भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक सर्वे है, 96% इंडियंस, आप और मैं इंक्लूडेड, वी विल नॉट वर्क अगर हमको फ्री घर, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पैसा मिल रहा है. 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हो, गरीब है दो, बट पुश देम एजुकेशन, जॉब्स पे काम करो, काम करवाओ ना. उनको बोलो जिसको फ्री में राशन चाहिए ना भाई, हमारी गली का ना सफाई करेगा, करो कुछ करो, उसको बोलो ना सफाई करवाने में तो काम कराओ उनका, उनको बोलो पेड़ लगाएंगे. रिजर्वेशन का इंडेट होना चाहिए. आई एम फॉर रिजर्वेशन. देखो भाई, भले मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, वेल टू हूँ, सोशल अनजस्टिस हुआ है, बट किसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है मालूम है? वही बाप को मिला जिसके बाप को मिला और उसकी बेटी को मिल रहा है. कॉमन सेंस डाल दो. रिजर्वेशन का सिंपल रूल कि भाई अगर आपके 2 जनरेशंस में भी किसको बेनिफिट मिला, आप एलिजिबल नहीं हो. एंड सेकंड, अगर आपका फैमिली इनकम 10 लाख है, आप एलिजिबल नहीं हो. बिल्कुल ठीक है. कॉमन सेंस रूल है, डाल दो भाई. दो रिजर्वेशन, 30% दो, 40% दो अगले 20 साल तक, बट बांटो. रिजर्वेशन के नाम पे हम हल्ला करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बट फैमिली, वही 5 फैमिली को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो अमीर होते जाएंगे और हम लड़ते जाएंगे. एक ना बहुत बड़ा केस है भाई साहब का, जो कि है ये किंगफिशर वाले, विजय माल्या जी. पैसे लेके चले गए. 4,000 करोड़ का स्कैम था.
मुझे कोई एक बात समझ स्कैम नहीं था, मैं बोलता हूँ, आप बोलो। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई अलग टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं, पर मेरे को पता है उसमें क्या हुआ है। हाँ 4,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया गया, ठीक है, सरकारी बैंक से। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप प्राइवेट, आप तो इतने सारे एमएसएमईज को ना कंसल्ट करते हो, क्या एक भी कोई भी डायरेक्टर कंपनी का, चाहे प्रमोटर हो, क्या डायरेक्टली कंपनी से पैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता है ना। 4,000 करोड़ रुपए लेने के लिए उसने उनको पैसे खिलाए होंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हुए होंगे, बिल्कुल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद नाम तो हम लोग केवल ना उसका लगा देते हैं कि भैया वो बंदा पैसे लेके खा गया, पर कौन बात करेगा जो पूरा इकोसिस्टम था, जिसने ये सारा कंडीशन क्रिएट किया, उसके ऊपर कौन बात करेगा? आप हर्षद मेहता स्कैम का वेब सीरीज देख लो। हाँ, हर्षद मेहता को गाली देते हैं, शायद लालच में उसने कुछ मिस्टेक्स की, पर वो जीनियस था, मेहनत था, लाला करके रिस्पेक्ट देता था, पर उसके लालच में बैंक ऑफिशियल से लेके बहुत लोग घुसे। चलो वो तो एक अच्छा इंसान था जो ग्रीड में फंस गया। अब्दुल करीम तेलगी तो फ्रॉड ही था। हाँ, कितने लोग जुड़े थे उसमें, वेब सीरीज में देख लो। हाँ, आप देख लो। बिल्कुल। तो भाई इकोसिस्टम है, विच इज व्हाई आई अगेन टेल यू, प्लीज डिमांड ट्रांसपेरेंसी। एक अगर ये पूरे पॉडकास्ट में से एक चीज है तो आवाज उठाओ। आप डरते हो डायरेक्टली उठाने को, तो आरटीआई को स्ट्रॉन्ग करो, पिटीशन फाइल करो कि आरटीआई को ब्लंट मत करो, एंड डिमांड आंसर्स। प्लीज आप प्रश्न पूछो मोदी जी से, आप निर्मला मैम से प्रश्न पूछो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था टैक्स। मेरे को लगता है टैक्स भरना चाहिए, पर टैक्स के सामने बेनिफिट्स मिलना चाहिए, और टैक्स बर्डन 5% नहीं 40-50% ले देश का। भैया मेरे से टैक्स ले लो, मेरे को एक कार्ड दे दो कि भैया इस इंसान ने इनकम टैक्स भरा है, मैं जब वो पब्लिक गवर्नमेंट की किसी भी चीज में जाके यूज करूं, चाहे मैं मेट्रो में चल रहा हूँ, स्पेशल लाइन इनकम टैक्स देने वाला है, मेरे को इसमें ना नाज फील होएगा। मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, भैया मैंने अगर इनकम टैक्स दिया है तो मेरे लिए ना अलग लाइन बननी चाहिए। करो, क्यों ले रहे हो फिर मेरे से पैसा? कर मेरे को बेनिफिट दे ही नहीं सकते आप डायरेक्टली, मिलना चाहिए। और हम सबको भी एक रिक्वेस्ट है कि बेनिफिट्स लेने से अच्छा हम बेनिफिट्स क्रिएट करें। एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड, लेट्स रेज वॉइस। एंड एक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, द बिग आर गेटिंग बिगर। छोटे आपस में लड़ रहे हैं, बड़े आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। यूज योर ब्रेन्स, स्टार्टअप करिए, इनोवेशन करिए, और ये बड़ों के सामने अपना नीश करिए। बिल्कुल। एक और ना बहुत बड़ा स्कैम है जो कि ना ये बिग बिजनेस फैमिली चलाती हैं, वो कि ईट द स्टार्टअप्स। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक सो कॉल्ड वीसी के पास गया, मैंने उनसे बोला कि मेरे को ना अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, दिस दैट एंड ऑल। पता चल रहा है उसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो टॉप 3 में जो लोग बैठे हैं ना इंडिया में, उनमें से एक बंदे की कंपनी है वो। मैं वहाँ जाता हूँ, हमारा आइडिया हमसे कॉपी किया गया, उसके नाम पे दूसरी कंपनी लॉन्च करी गई, और उस कंपनी में सीड फंड ही ना $30 मिलियन का डाला गया। पता चल रहा है कि 2 साल के बाद ना हमारी तो हालत ख़राब हो गई है, पर वो कंपनी ना $500-600 मिलियन की बन गई है 3 साल में। बिल्कुल। तो आप ये वाला एंगल को कैसे देखते हो, जहाँ पे ना ये बिग बिजनेस फैमिलीज ना छोटे छोटे आने वाले बिजनेस को या तो उनको खा जाते हैं या उनको खरीद लेते हैं? सीसी कैसे काम करता है? खरीद लेते तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको एग्जिट मिला। खा जाते वो गलत है। अगेन आई थिंक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी स्ट्रांग। जब जियो फ्री दे रहे थे और 10 ऑपरेटर्स बंद हो गए, तब उन्हें रोकना चाहिए था कि भाई ये गलत है, आप फ्री नहीं दे सकते। और अगर फ्री देके आज प्राइस बढ़ा रहे तो आज रोको कि भाई तुम इतना टाइम फ्री कर रहे थे, अभी मत दो फ्री। तो आई थिंक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये हिस्टोरिकली होते आया है, द बिग विल ट्राई टू डोमिनेट द स्मॉल, और इसके लिए मुझे लगता है द स्मॉल नीड टू कोलैबोरेट। हम आपस में न लड़े, हम आपस में कोलैबोरेट करके फास्ट मूव करें। और एक सिंपल रूल कर दो, हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट 7 बड़े प्लेयर्स तो चाहिए, 2-3 नहीं चाहिए। 7 बड़े प्लेयर्स रहेंगे तो सब फेयर रहेंगे। बट ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड वाइड ही है कि द बिग विल ट्राई टू डोमिनेट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डंजो करके कंपनी था जिसने डिलीवरी स्टार्ट किया। तकलीफ के टाइम पे था तो रिलायंस उसमें इन्वेस्टर था। अभी रिलायंस आपके इन्वेस्टर है तो आप खुश हो जाओगे। रिलायंस किल्ड इट। रिलायंस से पहले क्या किया मालूम है, मेरे स्टोर्स के लिए तू ही सप्लाई करेगा, तो आधा फोकस तो उसके स्टोर पे गया। सेकंड, ग्रोथ करने के चक्कर में जब उसको और पैसे चाहिए था तो रिलायंस से बोला मैं वैल्यूएशन डाउन नहीं करूंगा, मैं और फंडर्स के लिए नहीं दूंगा। 26% का वो पार्टनर था तो उसके पास एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक था। कोई भी सुपर मेजोरिटी लेने के लिए 75% चाहिए, तो 75% डंजो ले नहीं सकता, डंजो हैड टू डाई। सो व्हेन यू पार्टनर आल्सो विद द बिग गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड वो आपको खा जाएंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी व्हेन यू आर टू स्मॉल, आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन टू प्रोटेक्ट द वीक। रियल वीक है। एक आदमी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा था और बहुत अच्छा चाइना से ला रहा था, इधर से ला रहा था, बेच रहा था। अमेजोन ने उसको ऑफर किया, वी वांट टू बाय यू। अहंकार में आया, नहीं मैं करूंगा, आई डोंट नीड यू। कुछ नहीं, ओके डू इट, ऑल द बेस्ट। फिर बाद में रोया। अमेजोन ने 4 ब्रांड सामने खड़े कर दिए, इसका रैंकिंग नीचे कर दिया और वो 4 ब्रांड्स को प्रमोट कर दिया। सो यू कैन नॉट फाइट द बिग विदाउट प्रोटेक्शन। सो गवर्नमेंट नीड्स टू रियली प्रोटेक्ट एंड एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस हो। तो रेरा, हमने आज ये पूरा पॉडकास्ट का थीम ये रेरा है, मेक इट स्ट्रॉन्ग। CCCI
Competition Commission of India, make it strong. RTI, make it strong. Ask your local leaders, please ask and make regulation strong कि fairness हो, नहीं तो the big will getting bigger and middle class में वापस रिपीट करता हूँ, अमीर को और अमीर बनाएगा, खुद EMI भरेगा और उसके टैक्स से गरीबों का वेलफेयर स्कीम चलेगा। इस पूरे सिनेरियो में पता है सबसे ज्यादा कहाँ फंस जाता है इंसान जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो ना लीडरशिप की तरफ ना उसका थॉट प्रोसेस जाता ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना उसको वही ट्रैप में फंसा दिया जाएगा, भाई तू बड़े होने की कोशिश करेगा तो तेरे को खा जाएगा। और नॉर्मली हम अगर देख तो घर में भी क्या बोलते हैं कि भैया उससे पंगा मत ले, है ना, और तेरे को खा जाएगा। इसके कारण में क्या हो रहा है, जिनके अंदर टैलेंट है और जो रिच है, नॉट द सुपर रिच, लेकिन जो रिच है, दे आर लिविंग द कंट्री। या तो आप देखो इतने सारे IIT एम्स के बच्चे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में सेटल हो रहे हैं, और इतने सारे रिच फैमिलीज आज दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं परमानेंटली। विराट कोहली साहब खुद UK में जा रहे हैं। विराट कोहली को इंडिया पसंद नहीं, जहाँ पे वो लेजेंड है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, करोड़ों ऑफ रुपीज है। ओके, लोग मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, USA जा रहे हैं। तो अगर टैलेंट यहाँ से निकल गया और रिच यहाँ पे निकल गया, तो बाकी कौन रहा? सुपर रिच, मिडिल क्लास एंड द बिग वेलफेयर क्लास, जिसको आपने लेजी बना दिया है। आपने बोला भाई काम ही मत कर, फ्री अनाज है, फ्री घर है, तो खाली वोट कर, और फिर हम पाकिस्तान, भिखारिस्तान, धर्म, ये करके आपको बिजी रखेंगे, हम हमारा घर चलाएंगे। तो फिर पॉलिटिशियंस और बिग क्लास विल ओनली कंट्रोल। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर टैलेंट है, रिच हो, यूज दिस टू मेक इंडिया फेयर प्लेस, नहीं तो फिर आपको और मेरे को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। सो ट्रू। एक ये ना ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि मुझे ना पिछले लंबे टाइम से ना बड़ा बॉदर कर रहा है जी। मैं ना कुछ एनालाइज कर, बिकॉज मैं थोड़ा टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ना मैं देख रहा था कि हाउ दीज टेक जाइंट्स इन कोलैबोरेशन विद इंडियन गवर्नमेंट और द बिग बिजनेस फैमिली इन इंडिया इंडियन पब्लिक को ना खत्म कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है इस मामले में कि भाई अभी रिसेंटली आ गया, पहले 2-3 साल पहले कि चलो डेटा सेंटर आपके यहाँ रहेंगे, उससे पहले का सारा डेटा कहाँ गया? बाहर। उससे पहले के सारे यूज केस क्यों गवर्नमेंट नहीं बोल रही है? अपना मेक इन इंडिया के नाम पे दुनिया का चूतिया तो काट गए हो। मेक इन इंडिया, भैया क्या चीज बन रही है इंडिया में, बताओ ना। असेंबल इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया चल रहा है ना, मेक इन इंडिया तो कुछ बचा ही नहीं है। दूसरा, अगर आप देखोगे टॉप कंपनीज उठा लो आप वर्ल्ड की, गूगल सर्च इंजन पूरा इंडिया यूज कर रहा है आज की डेट में हम लोग फोन पे, इंडिया ने नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इंडियन नहीं है। मेटा बिल्कुल, we have not been able to create anything सिवाय फूड डिलीवरी एप्स के और ड्रीम 11 के, बिल्कुल हम लॉटरी गेम्स के, हम और कुछ बना नहीं पाए। और एस्ट्रो टॉक पे कि क्या मेरा गर्लफ्रेंड वापस आएगा, मेरी शादी कब होगी, हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु पे, फैंटेसी गेम्स में हम उसमें खुश है। रियल इनोवेशन ये देखो, एक चीज मैं आपको और बोलता हूँ, मैं स्लाइट डिसएग्री करता हूँ। इनोवेशन हुआ, UPI वाज अ फैंटास्टिक इनोवेशन, बिल्कुल, इसरो इज अ फैंटास्टिक इनोवेशन। तो इतना ब्लीक भी नहीं है, बट आई थिंक वी नीड टू राइज अप। सो ट्रू। अगर हम राइज अप नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। मेरा ना एक और पॉइंट है, आपके पास ना ऑलमोस्ट 150 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, आप ना 4 चीजों के इनोवेशन पे ना घमंड नहीं कर सकते। नहीं, इनोवेशन तो नहीं है ना, बट इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थोड़ा मैं इसको एनालाइज करता हूँ। एप्पल सबसे बेस्ट चाइना ही बनाएगा, ये एक्सेप्ट कर लो, आप चाइना के बाल के बराबर नहीं, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन क्योंकि अब चाइना और USA का पंगा है, इंडिया के पास में भी एप्पल का प्लांट आ गया, फॉक्सकॉन आ गया, काम दिया टाटा को ही, बट ठीक है, यहाँ पे जॉब्स तो आए। और अब USA ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, एप्पल USA ने, कि जितने भी फोन्स मुझे चाहिए वो इंडिया से बनेंगे, क्योंकि टैरिफ लग जाएगा। बिल्कुल। तो अब चाइना और USA के झगड़े में इंडिया फायदा उठा ले, सुधर जाओ, गवर्नमेंट सुधर जाए, और कर रहा है गवर्नमेंट, सेमीकंडक्टर्स के लिए पुश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसलिए आप देखो पीयूष गोयल का भी लेटेस्ट एक था कि भाई इंडियन स्टार्टअप्स प्लीज, शार्क टैंक वाले भी जागो, सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप से आपका पेट नहीं भर रहा है, आप फूड डिलीवरी ऐप से बेचारे लोकल बिजनेसमैन को आपको इसके लिए इकोसिस्टम बना के देना पड़ेगा ना। जब अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे भाई, जब हिस्ट्री में हमें पता है कि भैया लोगों के काम करने में तुम बिग एंड ऑफ द डे जो बिग कॉर्पोरेट्स है ना, आप उनको ही बेनिफिट बना दे दोगे, तो बंदों के अंदर ना वो सेल्फ मोटिवेशन आना कम हो जाएगा। समराइज करते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमम गवर्नेंस, गवर्नमेंट शुड हैव प्रोटेक्शन फीचर, कि आप जेन्युइन जो गरीब है उनको प्रोटेक्ट करो ना, बट लेजी मत करो, रेवड़ी कल्चर वो सब बंद करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडीज है, रेरा, CCI, RTI, इसको स्ट्रॉन्ग करो, तो छोटे बिजनेसमैन भी compete कर पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे ना, तो भी ये मेरा आप वर्ड मार्क कर लो, नहीं करेंगे ना तो ऐसा डिस्ट्रप्शन आएगा कि बड़े भी गिरेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेपोटिज्म का, ग्रुपिज्म का, बिग बॉस का एग्जांपल है बॉलीवुड। और बॉलीवुड के साथ आप देखो मोनोपोली कर दिया ये लोग ने, किसने आवाज नहीं उठाया? मल्टीप्लेक्स एक ही कंपनी ओन करता है, PVR, आइनॉक्स, मेट्रो मर्ज हो गए, मोनोपोली उसका। 600 का टिकट देखना है तो गेट आउट। 2000 का पॉपकॉर्न, पेप्सी, एक फैमिली जाता है, 3000 का खर्चा है, 3000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बट देखो कैसा शिफ्ट हो गया।
बॉलीवुड आज खुद कटोरा है, साउथ की बिल्कुल। फिल्म स्ट्रांग हो गई, बिल्कुल। और नेटफ्लिक्स के कारण ग्लोबल सिनेमा स्ट्रांग हो गया, और बॉलीवुड नेपो किड्स 3 बार लॉन्च हुआ एक एक्ट्रेस का, श्रीदेवी की बेटी का, हाँ और 3 बार लॉन्च बोलने के बाद भी लॉन्च नहीं हुए। हाँ तो अब आप देखो, तो अगर बिल्कुल। आप ये नहीं करते ना, तो मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट मिनिमम रेगुलेशन करता है, वीक को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, और हमारी एजेंसी स्ट्रांग है, तो ये डिस्ट्रप्शन फास्ट होते जाएगा, विच इज गुड फॉर एवरीवन शुड गेट अ चांस टू बिकम ग्रेट। अमेरिका ऑसम क्यों था? क्योंकि माइग्रेंट्स आते थे एंड यू हैड अ चांस टू लिव द अमेरिकन ड्रीम, यू वर्क देयर, योर किड्स कैन बिकम मिलियनर्स। इंडिया में भी करो, बट हम लड़े इससे, मुंबई में मराठी में बोर्ड नहीं है, बैंगलोर में तो कन्नड़ा बोल, हम उसमें लड़ते रहते, आपस में लड़ा के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे। वी डू नॉट थिंक तो वो एक टनल इफेक्ट है ना, जैसे वो टनल के अंदर ना उठा के डाल दिया, आपको बस एक छोटी सी लाइट दिखेगी, आपको पता ही नहीं जैसे आप टनल से बाहर निकलोगे कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको ना वहां तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है। हम हमारे देश में इतने इश्यूज है ना, बट वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। कोलकाता में एक डॉक्टर, हमारी बहन का बहुत गलत असॉल्ट हुआ था, 10 दिन सब रोए, भूल गए क्या हुआ वो केस का, किसी को याद ही नहीं है। मणिपुर केस क्या है मणिपुर भाई? कौन है मणिपुर? क्या है आज की डेट में, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आई थिंक वी नीड फेयर मीडिया, वी नीड आवर ऑडियंस टू बी बैलेंस। अगर ये पॉडकास्ट अगर टेक अवे करना है, प्लीज बी बैलेंस, लर्न टू लव एंड क्वेश्चन एट द सेम टाइम। आप अपने मम्मी से प्यार करते हो, बट अगर मम्मी गलती है तो मम्मी को प्यार से समझा सकते हो, पापा को प्यार से पूछ भी सकते हो, तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं? I love them, but I want to question them. So true. Point 2, please understand monopolies are bad for the country. एक ही आदमी 100-150 करोड़ के देश में से 5 आदमी ऐसे नहीं होने चाहिए जो देश चलाए। प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे एक चीज बोलो, क्रिकेट में जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है वो क्रिकेट का हेड है जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिशियन का बेटा है, नॉट फेयर। तो आप ये सब चीजें पे क्वेश्चंस उठाओ तो देश बेटर रहेगा, नहीं तो टैलेंटेड लोग और रिच लोग भागेंगे, सिर्फ सुपर रिच पे रहेंगे, मिडिल क्लास पिसते रहेगा और गरीब लेजी बनता जाएगा, और भारत विश्व गुरु से विश्व गुलाम बन जाएगा। बिल्कुल, ये अमेजिंग थॉट्स और ये अमेजिंग लाइंस के साथ ना इस पॉडकास्ट को बिल्कुल इसके लास्ट में लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच गाला सर। ये थॉट्स ना मेरे अंदर ना बड़े लंबे टाइम से ना भरे हुए बैठे रहे कि ना व्हेन आई वांट टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, आप लोग ना आज समझ जाओ, नहीं समझोगे ना या तो कॉर्पोरेट खा जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, और जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो आपको ऐसा गुलाम बना के ना कब पटक के मार के खत्म कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप उनके लिए ना एक असेट हो, मनी मेकिंग मशीन हो, आपसे बस वो पैसा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भैया, जैसे वो आते हैं ना न्यूज़ में, भैया आपकी किडनी इतनी बिक जाएगी, आपका तो एक्चुअल आप तो मिलियनर हो, जीरो वैल्यू है, जीरो, कोई नहीं पूछ रहा है आपको। आपके साथ एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, आपके घर वालों के साथ कुछ हो जाए, आपको काम ना चले, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द ओनली इम्पैक्ट जो कि पड़ रहा है वो आपके घर वालों को पड़ रहा है। सो मेक दिस लाइफ वर्थफुल, वर्थ लिविंग। आप उठो, जागो, क्वेश्चन करो सरकार से, क्वेश्चन करो उन लोगों से जो आपके लिए आपकी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के जो ट्रैप है उसमें मत फंसो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। दिस इज वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट फॉर द डे। सी यू।